मैंने ये नोटिस करा है कि सिर्फ काम अच्छा नहीं होना चाहिए इंसान का। सिर्फ अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो फिर तो आप कामयाब हो, अगर काम अच्छा है ज़बान अच्छी नहीं है तो नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ, जो आपके पास न्यू हायरिंग आती है, जो ऑनर होता है वो कितनी परसेंटेज लगाता है, और जो बंदे रख रहा होता है उसकी क्या परसेंटेज होती है, उसकी सैलरी भी होती है या नहीं होती? फिर ऐसा हुआ कि क्या नाम है, उस्ताद मेरे के जो घर वाले थे उन्होंने कहा ये तो लड़का ज़्यादा कमा रहा है, उन्होंने मुझसे वापसी दुकान छीन ली। अच्छा, आजकल की जो नई नई दुकानें खुल रही है, मिस कॉन्सेप्ट क्या है उसके अंदर? मुझे शौक ही नहीं था हेयर कटिंग का काम। मैं छुप जाता था जाके वहाँ पे सैंड मार के, इनकी दुकानों में फिल्में चलती थी, वहाँ जाके मैं बैठ जाता था। और वो जो अक्सर कहते हैं उसकी क्या मिथ है कि वो एक बाल काला हो गया थोड़ा सा उस पर कलर ना लगवाए? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के हमारे प्यारे दोस्त फ़हीम अब्बास, जिनको लोग बादशाह के नाम से जानते हैं, आज मैं इनसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता होगा अमेज़ॉन के ऊपर एक मॉडल है 70-30 का। इन्वेस्टर 70% लाता है, जो काम करने वाला होता है वो 30% की इन्वेस्टमेंट लाता है। सेम मॉड्यूल यानी कि सेम स्ट्रक्चर जो है ना वो बार्बर शॉप पे होता है। जब मुझे बात पता चली तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था। तो मैं आज ये पूरा बिजनेस मॉडल, यानी कि अगर आपने कोई हेयर डिज़ाइनिंग की शॉप खोलनी है तो उसमें कितने पैसे चाहिए होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये मैं सारा का सारा इनसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चले आइए मिलते हैं बादशाह साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई आपका यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले फाइनली हमारी मीटिंग हो गई आपके साथ। ज़बरदस्त। आए कैसे इस दुनिया, यानी कि जो बार्बर की शॉप है ये एक दुनिया है ना, समझ ले कि पूरा सिस्टम चल रहा है। क्यों सेलेक्ट किया और क्यों आए, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए बात ये होती है कि क्या नाम है, तो वैसे तो मुझे पढ़ाई का शौक़ था, बस हालात ऐसे थे मैं पढ़ ही नहीं सका। कुछ लोग होते हैं वैसे भी नहीं पढ़ पाते। नहीं, मैं अपने घर वालों की वजह से नहीं पढ़ पाया। नहीं होता है कि उनको एडमिशन भी डालते हैं तो उनको काम करने का शौक़ होता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं था। नहीं, मेरी कुछ घर के मसाइल ऐसे थे कि जिसमें मैं नहीं तालीम हासिल कर पाया, मगर मुझे अब कोई गम नहीं है कि मैं नई तालीम मैंने हासिल करी, उससे बहुत कुछ मैंने पाया है। मिसाल के तौर पे माँ बाप खुश हैं, बहन भाई खुश हैं, सब कुछ हैं, मेरे अखराजात पूरे हो रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। अभी कितना साल हो गया काम करते हुए? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। और किस एज में आ गए थे आप तकरीबन? मैं तकरीबन कोई 10 साल की एज में आया था इस फील्ड के अंदर। और वो एक आपका सपना भी तो अपनी दुकान खोलने का, वो कहाँ चला गया? याद है मुझे, याद है। फिलहाल सपना तो देखें, जब इंसान सोचता कुछ है तो होता बाज़ों का कुछ और है। रिकॉर्ड हो जाएगा तो अल्लाह ताला सुन रहा भी होता है। रिकॉर्ड करा लें, क्या खोलनी है मुझे। अच्छा तो सोचेंगे। नहीं इंशाल्लाह। देखें कौन सा शख्स है जो नहीं चाहता कि मैं कुछ, मेरा अपना बिजनेस हो, मेरा अपना कारोबार हो, तो यानी कि फिर जाके मैं कुछ आगे बढ़ूं। मगर जब इंसान के घर के इतने मसाइल होते हैं तो उनको हल करते करते ही ना इंसान खुद के ख्वाहिशात भूल जाता है, अपने घर वालों की याद करता है। कि एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अपने मुंह से बताएं कि आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं। जो एक आध रील आप मुझे दिखा रहे थे, मेरी भी नहीं है उतने। जी देखिए टिकटॉक पे तो खैर मैंने अभी तकरीबन कोई 6 माह हुए काम करने लगा हूँ ना, तो टिकटॉक पे मेरे तकरीबन कोई 14,000 लाइक हैं, और मेरे ख्याल में कोई होंगे 2,000 तक फॉलोवर होंगे टिकटॉक के ऊपर। नहीं, मुझे एक आध वीडियो जो आपकी मिलियंस में गई है, काफ़ी सारी वो इंस्टाग्राम पे गई है मेरी। इंस्टा पे गई है? हाँ इंस्टाग्राम पे गई है मेरी। मिलियन पे तकरीबन कोई 6 मिलियन पे एक गई है, और मेरे ख्याल में 2 मिलियन पे एक गई है, 1 मिलियन पे एक गई है, बाकी लाखों में काफ़ी गई हुई हैं। तो उसमें क्या ट्रिक यूज़ करते हो आप? देखें कोई है ट्रिक तो हमें बता दें। ट्रिक तो कुछ नहीं होता, बस बाज़ों का ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, कहते हो बस ये जो है ना बेकार काम हुआ है। वो कभी कभार ऐसा होता है जिसको आप बेकार समझते हो ना, वो काम का निकलता है। देखिए टिकटॉक वालों को, इंस्टाग्राम वालों को चाहिए एंटरटेनमेंट चाहिए ताकि कुछ लुत्फ़ उठाएं, यानी कि मज़ा उठाएं। तो उसमें ये चीज़ ढूंढते हैं लोग। हम जिस वीडियो को समझते हैं ना ये बेकार है, बनेगी नहीं, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से वो चल जाती है। उस जो सबसे ज़्यादा सर्च पे गई थी, जो सबसे ज़्यादा व्यू पे गई थी, उस पर क्या लगा था कि क्या चीज़ ऐसी है जो गई है? वो जो था ना ऐसी चीज़ थी कि यानी कि बच्चा आया हमारे पास, उसने कहा मेरे को बाल बनाओ हीरो। तो बोलते उसके अब्बा ने बोला कि भाई इसके बाल काटने छोटे करने हैं ना, ठीक है। अब वो बच्चा बन गया जीरो बन गया, हीरो की बजाय बन गया जीरो। तो बच्चे का जो मूड था ना, फेस जो था वो देखने वाला था। तो लोगों ने उसको रिसर्च करा ना कि यार ये फेस जो है ना ये किस तरह से इसका काम करा, तो इसलिए वो
इस तरह से वीडियो वो पूरी देख रहे होंगे कि हीरो बनाना है, तो लोग समझ रहे हो कि शायद ये हीरो बनेगा, लेकिन वो जीरो बन गया। तो इस तरह से वो शायद वायरल हुई है कुछ। हाँ, तो ऐसे ही है। कोई एक वीडियो और एक लड़की की बहन की थी, वो भी यानी कि इस तरह से वायरल हुई। मेरे पास तो कुछ भी व्यूज़ नहीं है, तकरीबन 10 लाख व्यूज़ हैं। एक अंग्रेज़ ने उठाया, उसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं। एक इंडिया का कोई यूट्यूबर है, उसने उठाया, उसके भी तकरीबन लाखों व्यूज़। आपकी वीडियो उठा के उसने अपने चैनल पर डाली है। तो मुझे लोगों ने कहा कि कंप्लेन करो। मैंने कहा क्या कंप्लेन कर, किसी न किसी तरीके से तो मशहूर तो हो रहा हूँ ना मैं भाई। उसमें फेस तो नहीं होता ना आपका? नहीं, मेरी आवाज़ होती है। फेस भी डाले बाजू का फेस भी आ जाता है, आवाज़ यानी कि ज़्यादातर आवाज़ होती है मेरी ना, आवाज़ मेरी होती है। जो भी वीडियो यानी कि वायरल हुई है अब तक, वो मेरी आवाज़ वाली हुई है, म्यूज़िक वाली नहीं हुई। शुरू से आप मुझे बताएं कि अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि 7-8 साल की फील्ड, मतलब 7-8 साल के थे तभी फील्ड में आ गए थे, या पहले पढ़ने जाते थे 10 साल के हो गए? मतलब मैं चाहता हूँ कि शुरू से आप अपनी जर्नी को शेयर करें। मैं आपको बताऊँ कि मेरा ताल्लुक ज़िला रहीम यार खान कोट समाबा से है। तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी पढ़ने की, तो अब्बू हो गए बीमार। मेरा एक बड़ा भाई था, वो पैरालाइज था, हाथों पैरों से यानी कि मोहताज था। तो मैं ऐसा करता था कि आजकल वो बाल्टी के अंदर छोले वगैरह पापड़ वगैरह बना के बेचते, मैं इस तरह से बेचता था। तो घर वालों ने बोला कि बेचता रहता था, फिर मैं घर वालों ने बोला कि कोई काम भी सीख जाओ ना, कोई हुनर ले ले। हाँ, कोई हुनर ले लो। कोई घर वालों ने बोला ये कर लो वो कर लो। उन्होंने घर वालों ने बोला हेयर ड्रेसर का यानी कि हेयर कटिंग का काम सीख जाओ। मुझे शौक ही नहीं था हेयर कटिंग का काम। मैं छुप जाता था जाके वहाँ पे सैंड मार के, यानी कि एक दुकानों में फिल्में चलती थी, वहाँ जाके मैं बैठ जाता था, छुप के देखता था। मेरा मामू आता था वहाँ से ढूंढ के, फिर मुझे शॉप पे खड़ा कर देता था। तो बार्बर की शॉप की बात करें? हाँ, बार्बर की शॉप की। तो फिर मैं भाग जाता था। तो फिर ऐसा हुआ कि क्या नाम है, मैंने कहा चलो भी देखते हैं। फिर मैं सुबह के टाइम यानी कि जाता था सब्ज़ी मंडी में। सही। यहाँ पे जैसे सब्ज़ी मंडी है ना, तो वहाँ पे हमारे घर के पास भी, घर के हालात अच्छे नहीं होते थे, तो फिर मैं वहाँ पे पहले जाता था सब्ज़ी मंडी में। फिर मैं जाता था तो ऐसा करता था कि जैसे कि सुबह के टाइम वहाँ पे काम करना, सब्ज़ियाँ उठानी, सब्ज़ियों की ना ऐसे खूबसूरत बना के ढेरियाँ लगानी आपने, तो उसमें फिर आपको सब्ज़ी भी देते थे। फिर वो जब बोली लगती थी कि ये सब्ज़ी उठाओ, फिर हम सब्ज़ी वो उठा के सर पे मैं दुकानदारों के पास छोड़ता था। फिर वो पर टोकरी छोड़ने के 2 रुपये या 1 रुपया देते थे। तो उसको यानी कि 20-25 रुपये कमा भी लेता था मैं, और वो सब्ज़ी भी घर की। उसके बाद फिर मैं जाता था शॉप पे काम सीखने के लिए, यानी कि घर की सब्ज़ी भी पूरी करता था, शॉप पे काम भी सीखता था। फिर मैंने कहा यार अब ना घर वाले नहीं मान रहे, तो मैंने कहा दिल लगा के फिर ये काम सीखा जाए। फिर मैंने ये दिल लगा के काम सीखा। तो अक्सर जैसे मुहर्रम होता है, 10 मुहर्रम होता है, 5 मुहर्रम होता है, जब कोई शादी ब्याह होती थी ख़ानदान में, तो मेरे घर के हालात अच्छे नहीं होते थे। लोग कहते थे कि यार ये मैं किस तरह से कपड़े पहनूं, क्या है क्या नहीं। तो मैं ये सोचता था क्या ऐसा कुछ बेचा जाए जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, घर के मसाइल पूरे होंगे। तो यानी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना के बेचता था और अपने घर में खर्चात पूरे करता था। तो इस तरह था। लेकिन तो अभी भी आपके ऊपर सारा डिपेंड आपके ऊपर ही कर रहा होता है घर? हाँ, तकरीबन घर में 2 भाई हैं हम। एक भाई मेरा एक क्या नाम है, एक साइड बिजनेस, अभी यानी कि साइड एरिया पे वेल्डिंग का काम करता है कराची के अंदर। इसकी इतनी कम आमदनी है, इतनी आमदनी नहीं है उसकी अच्छी। तो इसी बिजनेस से सारा मैनेज हो जाता है, इतने पैसे निकल आते हैं? देखिए, जब इंसान कहते हैं ना कि मेहनत करता है, तो फिर खैर मैं उस्ताद के पास, जिसके पास काम करता था, उस्ताद मेरा मुझे छोड़ के, यानी कि वो शॉप दे के, मैं काम जब सीख गया शॉप दे के चला गया। फिर उस्ताद मेरा ऐसा होता था कि कमा के मैं उसको घर के पास पैसे दे आता था। 200-250 कमाने, उसने 20-25 रुपये मुझे देने। वो 20-25 रुपये भी बहुत होते थे। ये सन 2002-03 की बात है, बहुत होते थे। तो मैं उस्ताद को दे आता था। फिर ऐसा ऐसा उस्ताद मेरा कराची आ गया, फिर मैं पूरी दुकान को मैंने संभाला, अच्छा कमा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि क्या नाम है, उस्ताद मेरे के जो घर वाले थे, उन्होंने कहा ये तो लड़का ज़्यादा कमा रहा है। उन्होंने मुझसे वापसी दुकान छीन ली, मतलब वापस ले ली, अपने वापसी ले ली। वो जम गई थी ना, तो उन्होंने कहा चलो हम खुद मैनेज कर सकते हैं। फिर उन्होंने वापसी ले ली। फिर मैंने इसका घर के बाहर एक टेबल कुर्सी पे काम करा। वहाँ पे भी वो क्लाइंट मेरे पास आते थे, अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने घर के पास ही, यानी कि शहर से, बाजार से हट के फिर गांव में, वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फिर फुर्सत दी, 18-20 हज़ार हुए। मैंने 2 चेयर रखी, एक दुकान किराए पे ली, वहाँ पे 2 चेयर रखी। फिर वहाँ पे मैंने काम शुरू करा। फिर अल्लाह ने और दिया। फिर कुछ ऐसे हालात हो गए कि बड़ी मुश्किल हुई कि यानी कि काम शाम थे नहीं, वहाँ पे महंगाई का दौर था।
फिर मैंने घर वालों को बोला कि मैं जाता हूँ। घर के अंदर कोई ऐसा मसला हुआ कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि रहने का ना, तो फिर मैंने घर वालों को बोला मैं नहीं रहूँगा अब यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, यानी कि नाराज़ होके। मतलब वो कराची की तरफ आप आ गए? हाँ, कराची के। तो मेरे पास यानी कि उस वक्त कराची में रेंट पैसे, यानी कि किराए के पैसे भी नहीं थे मेरे पास वहाँ से यहाँ तक आने के। हाँ, तो फिर मुझे एक शादी हॉल में वेटरी का काम मिल रहा था, तो वहाँ पे एक लड़के जानने वाले तो कह रहे यार चलो कराची वेटरी शेटरी करेंगे, 4 पैसे कमाओगे। तो मैंने कहा यार चलते हैं। फिर वो बस के अंदर एक होता है ना, एक तो कुर्सियाँ होती हैं, इसमें एक गद्दे फॉर्म रखते हैं, दरमियान में एक टूल जैसा रखते हैं, उस पर मैं बैठ के आया। 500 यानी कि उस टाइम 500 रुपये किराया था, तो भर के कराची। तो मैं आया था उस टाइम 4K चुरंगी। हाँ, ये करीब में, ठीक है, समझ गया। 4K चुरंगी में मैं आया, काम वहाँ पे करा, शादी हॉल में, यानी कि वेटरी का काम करता। तो सारा दिन यानी कि काम करते, कुर्सियाँ उठाते, ये उठाते, काम तो ये मैं जानता था। तो वहाँ से फिर यानी कि फिर उसके बाद कुछ टाइम वहाँ पे काम करा, यानी कि सारा दिन काम करते थे, कुर्सियाँ वुर्सियाँ, टेबल शेबल, मेहमान शेमान के साथ थे। फिर ऐसा हुआ कि क्या नाम है, वहाँ से फिर मैं आया वाटर पम्प, PM गार्डन एक होता था शादी हॉल, अभी भी आई थिंक वाटर पम्प के कोने पे ही है। हाँ, तो वहाँ पे अब पता नहीं है या नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि 10 साल तो हो गए छोड़े हुए वहाँ से। तो वहाँ पे फिर मैं आया, वहाँ पे भी काम करता रहा। फिर अल्लाह ने ऐसा खबर बनाया कि मैं, ये सामने शादी हॉल होता था गुलशन में, PIA गार्डन शादी हॉल, तो यहाँ पे फिर मैं काम करा 2-3 महीने यहाँ काम करा। तो फिर मैं ये सब्ज़ी लेने आता था, एक शॉप यहाँ पे जिस पे अब मैं काम करता हूँ, तो इसके पास आता था काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं काम करने आया, पूछा फिर मैंने उस लड़के से, यार क्या यार इस शॉप के काम मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ काम मिलेगा। तो बॉस कह रहा है कि यार अभी तो कारीगर हमारे पास पूरे हैं, तो अभी काम नहीं करने आओ। मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मूछें दाढ़ी आई नहीं थी, उनका बच्चा तो क्या काम करेगा। तो खैर फिर वो, मैंने कहा यार, कह रहा अच्छा आप पहली पे आ जाना तो इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा। तो फिर शादी हाल में एक वेटरी में करता था, तो मैं वहाँ पे भी एक यानी कि अच्छा काम यानी कि सीख गया था, जो यानी कि मैं पूरा मैनेजमेंट समझ में आ गई थी, कहाँ मैनेजमेंट समझ में आ गई। तो एक बंदा वहाँ से मुझसे खार खाता था, तकलीफ करता था, क्योंकि जो बॉस था ना वहाँ का, जो हेड वो वेटर था, वो मेरी इज्जत करता था, क्योंकि ये काम यानी कि जो बंदा 10 बंदे काम करते हैं, ये 5 से करवाता है। फिर एक कमरा मुझे मिला हुआ था, तो फिर उसमें ऐसा करता था, वो जो दूसरा मेरे से जल्दबाजी करता था, वो बाहर से कुंडी का लॉक करके चला जाता, मुझे तंग करने के लिए। मैंने कहा यार कैसे लोग। खैर फिर मुझे काम करने के लिए आ गया मैं दुकान पे। इस पे 20 तारीख को आया शॉप पे, उस सेठ को बोला, पहली को आया, उसने कहा यार अभी तो पूरे हैं यार। मैंने कहा 2 दिन मुझे ना वेटरी से ना जो छुट्टी है, सही है, 2 दिन मैं आपके पास फ्री में काम करूँगा, सही, यानी कि मैं कुछ पैसे भी नहीं लूँगा, आप मेरा काम देखो, अगर आपको काम पसंद आए तो करना, तो फिर मुझे रखना, नहीं तो नहीं रखना। तो फिर उन्होंने कहा चलो यार ठीक है यार, देख मैंने एक चांस लेना था ना। फिर जब मैंने 2 दिन काम करा, तो वो फिर जो क्लाइंट थे ना, वो मेरा हाथ पकड़ के सेठ के पास लेकर गए, हाथ पकड़ के, यार ये कारीगर है लड़का, ये काम करने वाला है, ये आपको देखें ऊपर लिखा। तो मैं फिर वो काम पे मुझे रख लिया उन्हें 200 रुपये झाड़ी पे, पर डे के ऊपर, पर डे पे 200 रुपये झाड़ी, 12 घंटे, यानी सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करना है आपने। अच्छा भी काम करता रहा मैं, रहता मैं वहीं था शादी हॉल में। वो फिर वो ज़्यादातर तंग कहते हैं भाई आपने रहना है तो रहो सही, खाना आना का, खाने का, रहने का इंतज़ाम हो। फिर ऐसा किया मैंने कि शॉप के अंदर ही सोने लग गया। सेठ ने मुझे बोला शॉप के अंदर भी, बाहर से फिर वो कुंडी लगानी, वो अंदर में सो जाता दुकान के अंदर। सही। फिर ऐसा दिन हुआ, गर्मी बहुत हो गई। फिर हमारी दुकान के अंदर एक बाहर फ्लैट की ना गैलरी एक बनी होती है, तो वहाँ पे सोता रहा मैं। सही। तो वहाँ पे मैं एक यानी समझ लो कि एक छोटी सी फटिया थी, वो पैरों की तरफ भी यानी कि एक मैं चेयर कुर्सी रखता था, और सर की तरफ भी कुर्सी रखता था। तो वहाँ पे फिर क्या नाम है, यानी कि इतनी वो छोटा स्टूल था कि मैं करवट तक नहीं ले सकता था। वो जो बेंच होती है जिसपे सारे के सारे बैठते हैं, छोटी सी बेंच थी, बहुत छोटी, यानी कि वो बहुत छोटी थी, मैं उस पे करवट भी नहीं ले सकता था। वो डेफिनेटली सब करवट लेंगे तो नीचे गिरेंगे। हाँ, ऐसा होता था। फिर एक दिन आ गया एक फ्लैट से बच्चा बुलाने के लिए, कहते हैं अंकल आपको ना मामा बुला रही है। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, पीछे गैलरी लगती है, कोई लेडीज़ है क्या नहीं है। मैं तो खौफ आ गया, मुझे नया नया होता उस दिन। खैर मैं ऊपर गया, वो औरत कहती है कि मुझे भाई समझो, सही, बहन समझो, कुछ भी समझो, ये 1500 रुपये पकड़ो आप। सही। आप 4 पाई खरीद के फिर सोए उसके ऊपर। मैंने कहा बाजी मेरे पास बहुत पैसे हैं,
होते हैं, मैं कमाता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। अगर आप मुझे बहन समझते हो तो ये 1500 रुपये ले लो। यकीन मारो मेरी आंखों से आंसू आ गए यार। मैंने कहा इतने हम दर्द लोग हैं यहाँ पे, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार, खैर मैंने उस 1500 रुपये ले लिए। देखिए अभी तो मेरा सवाल ये वो बंदा है ना, 1500 से चारपाई की जगह होती तो वो तो आप खुद भी डाल सकते थे, चारपाई की जगह तो होगी नहीं ना वहाँ पे, क्योंकि मैंने वो एरिया देखा है तो मैंने अज्यूम कर लिया। नहीं वो चारपाई तो डाल सकते थे ना, डाल सकते थे वहाँ पर, हाँ, मगर नहीं थी ना मेरे पास फुर्सत। 1500 रुपये आप उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे पास पैसे हैं। सही है। अब खैर उन्होंने 1500 रुपये, मुझे ऐसा लग रहा था जब जो गेडली की बात करो जो वहाँ आगे की तरफ है, नहीं मैंने कहा वहाँ तो जगह ही नहीं है। हाँ, मार्केट के पीछे ही एक जगह, पीछे की साइड पर है, फ्रंट की साइड पर नहीं है। हाँ फ्रंट पे, फिर पीछे जगह। ठीक है, फिर वहाँ पे चारपाई खैर मैंने नहीं खरीदी। फिर एक उनके पास एक छोटा सा बच्चा होता था, वो 1.5 साल का था। वो नीचे रोज़ आ जाना, मुझको उठाया खिलाया ये वो। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया वो। उस फैमिली के साथ मेरा तकरीबन कोई 6-7 साल यानी कि अच्छे, यानी कि उनसे यानी कि भर पी रही। जैसे मैं अपने घर की फैमिली मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे वहाँ पे, यानी कि हड़ताल होती थी, कोरोना भी यानी कि MQM के दौर के अंदर वहाँ पे बैठ के खाना खाता था मैं, बड़ी इज़्ज़त मुझे करते थे। फिर मैंने देखा कि यहाँ के नीचे वाले जो माहौल है ना, मार्केट वाले जो लोग हैं, उनका रवैया अच्छा नहीं है। पता नहीं वो क्या से क्या। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कोई फैमिली इज्जत दे रही है तो लोग कुछ और ही समझने लग जाते हैं, वो दिमाग कहीं और जाते हैं। हाँ यही समझ में। तो खैर हम भी बहन वाले हैं, भाई वाले, बहन माँ बहन वाले हैं, सब कुछ है। तो मैंने फिर वो जाना छोड़ दिया वहाँ पे, इसलिए क्योंकि मेरी वजह से किसको तकलीफ ना हो। हाँ, कोई मतलब गलत बात ना बोल देना, वो फिर बुरा लगता है। क्योंकि मैं यानी कि जैसे मैं अपनी फैमिली का ख्याल करता उसका उनका भी वैसे ख्याल करा। खैर क्योंकि वो आपकी सपोर्ट के लिए बैठे तो आपका भी हक बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें। खैर फिर मैंने यानी कि सुबह के टाइम 7 बजे दुकान खोलता था, रात के 2 बजे तक मैं काम करता था। दिन रात मैंने एक मेहनत करी। ठीक है, ये देख लें कि मैंने 3 साल ऐसे काम करा, सुबह 7 बजे से लग के रात 2 बजे तक काम करा। फिर ऐसा होता था कारीगर मेरे साथ मजाक उड़ाते थे, कहते यार तुम जैसे ही फारिग बैठते हो, या तो बिल्कुल ही फारिग आदमी है भाई। हाँ, नहीं जैसे ही फारिग बैठते हो सो जाते हो, जैसे ही फारिग बैठते हो सो जाते हो। अच्छा, यानी कि वो नींद पूरी नहीं हो रही थी। नींद नहीं पूरी हो रही थी ना, क्योंकि मैं काम इतना करता था। मैंने कहा देखना इस दिन एक दिन ऐसा आएगा, इस मेहनत का मुझे सिला अल्लाह ताला की ज़ात देगा। अल्लाह से उम्मीद थी। फिर ऐसा हुआ कि हर बच्चे की ज़बान पे मेरा नाम होता था, ये बादशाह खान, बादशाह खान। मैंने कहा वाह यार, अल्लाह ने देखो ना किस तरह से नवाजा। फिर ये लाइन पूरी दुकान के अंदर यकीनन सब कारीगर बैठे रहते, मैं सब अकेला काम करता था। देखिए रेफरेंसेस बन जाते हैं, जो अच्छा काम करता है डेफिनेटली उसके पास लोग होते हैं। और फिर आपकी अवेलेबिलिटी भी 24 घंटे थी ना, 24 घंटे भी नहीं, हाँ तकरीबन 18 घंटे के आसपास, तो 7-14 तकरीबन 18 घंटे अवेलेबल। मैंने ये नोटिस करा है कि सिर्फ काम अच्छा नहीं होना चाहिए इंसान का, सिर्फ अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो फिर तो आप कामयाब हो। अगर काम अच्छा है, ज़बान अच्छी नहीं है तो नहीं हो सकता। ये अखलाक अच्छा होना चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए, दोनों चीज़ें लाजमी। एक तो काम अच्छा हो और दूसरा आपका अखलाक अच्छा हो, फिर तो कामयाब हैं आप, नहीं तो नहीं हो। चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो बनना आदमी कामयाब नहीं होता, बनना कामयाब नहीं होता। अच्छा, इसमें फिर एजुकेशन कहाँ तक आपने हासिल की है? मतलब उसके बाद कभी दिल करता है जाने का इंस्टीट्यूट कि यार कुछ कर लूँ, पढ़ लूँ मैं अब जाके, या नहीं? देखिए मैंने बहुत मरतबा कोशिश करी कि मैं पढ़ जाऊँ, ये है वो है, मगर नहीं यार पढ़ पाया। मगर अभी मेरी एक ख्वाहिश है कि जो मैं खुद नहीं कर पाया ना, मैं अपने वो बच्चों को दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है। अभी कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है। बेटा है, बड़ी बेटी 8 साल की, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी वो बड़े पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ रहे हैं। अभी बेटी एक छोटी 11 मंथ की अभी। तो किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया उनको भी, जैसे आपका अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है, उनको भी दिखा देते कि यूट्यूब से अगर कुछ पढ़ना हो, कुछ काम करना, तो वो भी छोटे हैं ना। कितनी एज कितनी है उसकी? बेटी की 8 साल उम्र है। 8 साल उम्र, बेटा 5 साल का है। ठीक है। यूट्यूब के चैनल का आइडिया किसने दिया था आपको, ये यूट्यूब और इंस्टा का? ये यार ये मेरे पास एक आते हैं साकिब भाई, उनकी पॉडकास्ट मैंने किए भी थोड़े दिनों पहले, उनकी फोरकास्ट करी तो उन्होंने कहा था बादशाह भाई कुछ ऐसा करो, ये नहीं देखो कि आपके पास मोबाइल को अच्छा है, बनाते जाओ, वीडियो बनाते जाओ, वीडियो बनाओ। देखें आपको ये जानता है गुलशन, आपको कहीं और भी लोग जाने तो उसके लिए आप वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा चलो यार काम तो करते ही रहते हैं, तो वीडियो बनाते हैं, साइड बिजनेस ये शुरू करते हैं। क्या चढ़ गए तो चढ़ गए, तो कमा तो रही हैं। नहीं हमारे से ज़्यादा व्यू हैं यार आपके। तो मैंने कहा चलो यार लगते रहते हैं। यानी कि कोई क्लाइंट ऐसा करता होगा कि यार नहीं मेरी वीडियो नहीं डालो, या बाद में आया यार मेरी वीडियो को डाल दे? मैंने वो नोटिस करा कि जब वो वीडियो वायरल हुई है ना, मुबश्शिर, वो बच्चे का नाम था मुबश्शिर वाली वीडियो वायरल जो हुई है, उससे लोग बहुत घबराते हैं। क्योंकि वो देखें बाज़ों का
कमेंट जो आते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, सब बुरे कमेंट भी होते हैं। अगर आप अपने कमेंट में जाने तो फिर तो कामयाब हो ही नहीं सकते। जिसके बुरे कमेंट होंगे ना तो यानी कि वो ही वीडियो कामयाब होगी। अब उसमें तकरीबन कोई 5000 से ऊपर कमेंट है। किस तरह के कमेंट हैं? किस तरह के? जैसे इंडियंस होते हैं वाह यार कमेंट बोल रहे हैं आपके बच्चों विलन हो, बच्चों के दुश्मन हो, इस तरह से उस तरह से, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा यार क्या बोल सकते हैं इनको। तो लोग कमेंट से घबरा गए, कमेंट से घबरा गए। तो फिर मैं बाज़ औक़ात कुछ लोग नहीं मान रहे होते तो फिर मैं उसको ये बोलता हूँ यार आपकी वीडियो जो होगी ना इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगी, सिर्फ यूट्यूब पे जाएगी। तो यूट्यूब पे लोग नहीं कमेंट ऐसे करते, सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह पे कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे करते हैं, टिकटॉक पे भी ऐसे कमेंट नहीं करते, इंस्टाग्राम पे करते हैं। इंस्टाग्राम पे इंडियंस जो है ज़्यादा। ज़्यादातर आपकी वीडियो से किस कंट्री में चली, कभी कंट्री वाइज चेक किया है? कंट्री वाइज मैंने चेक करा है। जैसे इंडिया में जो ज़्यादा लोग देखते हैं, यूएसए में भी देखते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 20% लोग देखते हैं मेरी वीडियो, बाकी सब बाहर देखते हैं, 80% बाहर देखते हैं। एक सवाल जो है ना वो मैं करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा अमेज़ॉन का एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा मैं हिस्ट्री बताता हूँ। जी बताएं। उसमें होता है कि हम 30-70 के पार्टनर बनते हैं। इन्वेस्टर होता है 70% लाता है, और जो काम करने वाला होता है 30% लाता है। और ये हमें पता चला है 2020 में, या मुझे पता चला है जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि आपकी जो बार्बर की शॉप्स होती हैं इधर भी ये स्ट्रक्चर है। तो फिर मैंने सोचा यार ये स्ट्रक्चर तो इसका मतलब है सदियों से चलता आ रहा है, हमने इसको यूटिलाइज़ किया। तो एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ जो आपके पास न्यू हायरिंग आती है, जो ऑनर होता है वो कितनी परसेंटेज लगाता है, उसको क्या इन्वेस्टमेंट करता है, और जो बंदे रख रहा होता है उसकी क्या परसेंटेज होती है, उसकी सैलरी भी होती है या नहीं होती? बात यह है कि जो हमारा जो बॉस होता है, यानी कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होती है टोटल तकरीबन, यानी कि जो भी मटेरियल होता है शॉप के अंदर वो खुद खरीद के लाते हैं ना, तो हमें 40% देते हैं, यानी कि 60% वो खुद रखते हैं, 40% हमें देते हैं। और इन्वेस्टमेंट तकरीबन उनकी कितनी होती है? वो तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपका जो काम देखो किस तरह से चल रहा है। बता दो, मुझे लग रहा है टेंशन में आ रहे हो, हम ये वाले पार्ट नहीं जाने देंगे। वो तुम ये तो नहीं सोच रहे कि बॉस सुन लेगा, मसला होगा? नहीं, बॉस का कोई मसला नहीं है। बात यह है कि जैसे कि बिलफर्ज हमारा ये होता है कि हफ्ते के हफ्ते ना मटेरियल आता है, यानी कि जिसको मेंटेनेंस कह लो आप, ठीक है, यानी कि हफ्ते के हफ्ते उनकी मेंटेनेंस खर्च होनी है, 5-10 हज़ार रुपये का मटेरियल आना ही आना है। तो साफ बात है बॉस को कुछ बचेगा तो ही लाता है ना, बाकी हमारा कुछ खर्च नहीं होता, हमें उल्टा वो देता है, दोपहर का खाना भी देता है, चाय भी देता है। दोपहर का खाना भी है, चाय भी देता है, उसकी तरफ से होता है। और अगर उसका काम नहीं चला, फिर एक दिन काम नहीं चला तो जो उसको नुकसान है वो हमें भी नुकसान है ना। कैसे? जैसे उसको 60% मिलता है, हमें 40% मिलता है। अगर हम काम करके देंगे तो ही हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज़ ये भी तो है, अगर आप लोग काम अच्छा नहीं कर रहे और कस्टमर तो आएगा नहीं, ठीक है, तो वो तो बेचारा कहते हैं ना बढ़ गया। नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि 5 लोग हैं, उस वजह से अगर 3 अच्छा नहीं कर रहे, अगर 2 अच्छा कर रहे हैं तो वो यानी कि बैलेंस कर लेता है। हाँ, इस तरह से होता है। लेकिन अपनी एक बात उस वक्त मुझे बताई थी कि हर एक को 40% नहीं मिलता, उसका भी रेशियो था कि जो नया आता है या कोई नया बच्चा है या कुछ है तो उसका 30%, 35%। नहीं, ऐसा नहीं होता, परसेंट 40 होता है। मगर इसमें ये होता है कि जो जिसकी यानी कि मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छा काम करता है, उससे ये उसको फ़ायदा होता है कि क्या नाम है, वो उसके पास ज़्यादा क्लाइंट आते हैं, वो ज़्यादा कमाता है। जो नया कारीगर आता है उसके पास कम क्लाइंट आते हैं, वो कम कमाता है, तो इसलिए वो उसको वैसे ही वो कम मिलता है उसको। तो इसमें वो इशू नहीं है कि किसको 60% देना है, 30% देना है, 40% सेम पे रखना होता है। चाय लेने सर, चाय पिए। चाय असल में मैं ठंडी पीता हूँ। हाँ, मसला नहीं है, आराम से करें। तो बात ये है, तो इसमें ये है कि क्या नाम है, उस पर काबिलियत पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं वो सोच रहा हूँ कि एक हमारा टॉपिक डिसाइड था कि वो मुझे सवाल करना है, वो सवाल भूल गया। याद है सारी टीमें हो रहे थे, जब बादशाह भाई आएगा तो आपने इससे ये सवाल करना है कि सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते। आई थिंक ये एक सवाल था जो 50 रुपये पे जो इतनी बहस करके गया। देखें, जैसे कि अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, कहता है यार मुझे ना आपने हेयर कट अच्छा सा लुक दे के देना है। वो जो कारीगर, वो जो दुकान शॉप के अंदर आपके बेस्ट कारीगर हो ना, वो मुझे पता है। बाज़ औक़ात होता है क्लाइंट की बात सुन के कारीगर जो होते हैं घबरा जाते हैं, यार ये किस तरह का है बंदा, नफसाती है, क्या है, पकाऊ है, क्या है, इस तरह से लोग कहते हैं कि यार ये बंदा ना थोड़ा सा। अगर मेरे पास मुझे सवाल करता है कोई, तो फिर मैं उसको पता क्या कहता हूँ, सर बैठें आप सर बैठें, आप काम करेंगे,
आप मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा अपनी, जब मैं आपको अपना काम करके दिखाऊंगा तो फिर आपको मालूम होगा कि बंदे ने क्या काम करके दिया। सही है। तो ये होता है तरीकाकार काम करने का। लेकिन पैसे देते वक्त क्या बोलता है फिर वो? नहीं, वो कोई 100 में से 1-2 क्लाइंट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर अच्छे क्लाइंट ही आते हैं। जो लोग फिर ऐसा होता है ना जो पैसे कम देते हैं तो दूसरी मर्तबा उसको वो कारीगर तवज्जो नहीं करता। अच्छा, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट चलता है, लोग सो भी तो जाते हैं, उसको फिर कैसे हैंडल कर रहे हो? तो एक उस दिन भी मैं आपके साथ बैठा हुआ था थोड़े दिनों पहले, वो बंदा, उसको सांस का मसला आ गया, याद है लास्ट टाइम में रात में बैठा था, सांस का मसला आ गया तो वो बेचारा वो घबराने लग गया। हमने पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मगर उसको हमने छोड़ दिया था ना उसको। बाज़ औक़ात एक मरतबा ऐसा हुआ, आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात है, मैं एक बच्चे के बाल बना रहा था तो वो बच्चा बेहोश के होके गिर पड़ा, कुर्सी से गिर पड़ा। सही। मैं घबरा गया, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैं जाऊंगा। खैर मैंने उसको कंधे पे उठाया, बराबर में खैबानी आसफिया है, वहाँ पे एक फ्लैट नंबर था, तो वहाँ पे जाके मैं छोड़ के आया, उनका दरवाज़ा का बजाया, उनको कहा ये आपका बच्चा वहाँ पे गिरे। उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका बीपी लो हो जाता है, गिर जाता है। उन्होंने शुक्रिया तक ही नहीं करा। मैंने कहा यार कैसे लोग हैं यार, मतलब उसको वो उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं, आपको टेंशन ही ली। मुझे बड़ी टेंशन हुई। मैंने कहा यार अल्लाह ना करे कोई बच्चे को ऐसा वैसा कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, हम तो गले में आ जाएगा हमारे। और वो बाल काटते हुए हो रहा था या वैसे बाल काटते हुए गिर गया? मतलब उसने कोई टेंशन नहीं ली जिंदगी, कोई टेंशन नहीं ली। और बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, वो गिर जाता है खुद ब खुद। वो जो आपके साथ में बैठा हुआ था उस दिन भी, तो एकदम ही वो इतने खतरनाक सांस ले रहा था। मैंने कहा या तो ये गया या तो ये भाई, मैंने उन दो कारीगरों को बोला, मैंने कहा फटाफट इसको फ्री करो, कोई काम नहीं करना, इसका बढ़ाना नहीं काम, इसको भेजो। अच्छा, आजकल की जो नई नई दुकानें खुल रही है, मिसकॉन्सेप्ट क्या है उसके अंदर, यानी कि ये जो बार्बर शॉप पे बड़े बड़े मतलब शॉप्स खुल रही हैं, रेस्टोरेंट की तरह खुलती हैं, बल्कि पहले आप आएँ, एक एंट्री कराएं एंड देन वो बार, उसमें और आपकी जो हेयर कटिंग में क्या फ़र्क होता है, कुछ आइडिया है? बात ये होता है, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, ये एक बड़ा नाम ब्रांड है। बर्गर तो उससे अच्छा आपको ठेले पे भी मिलेगा खाने के लिए, मगर वो नाम है, नाम बिकता है, बाकी काम नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे आपको वहाँ पे इस तरह से मेंटेन करेंगे, आप बोलोगे यार क्या काम करके दिया, घर जाओगे नहाओगे धोओगे फिर वैसे के वैसे। लेकिन फ़र्क तो होता है एनवायरनमेंट का, तो ऐसा तो नहीं फ़र्क ये होता है सर, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हम भी ऐसा वही तो पूछने जा रहा हूँ, क्रीम का मसला होता है या नहीं? क्रीमें तो हमारे पास भी वैसी होती हैं, सिर्फ नाम होता है। वो एक पर्सनल एक रूम बनाया होता है, वहाँ पे अलग से बंदे को बिठाते हैं ताकि वहाँ पे बंदा अलग से बैठा रहे, और वहाँ पे यानी कि उसको तमाम सर्विस डोनेट करते हैं। तो इस वजह से फिर वो काम बंदा कहता है यार पुरसकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे हमारी शॉप पे आते हैं, वो 4 लोग देख रहे होते हैं, इस तरह से वो कारीगर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लोग इस वजह से भी दूर जाते हैं ताकि पर्सनल हम एक चीज़ जगह पे बैठें, यानी कि इस वजह से ना, यानी कि तकरीबन कोई ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो पैसे का भी तो बहुत फ़र्क होता है ना? हाँ, पैसों का बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि हम एक काम के 500 ले रहे हैं तो वहाँ पे 2500 ले रहे हैं, तो वहाँ पे हर बंदा नहीं जा सकता। और ये जो आजकल फैशन चला है कलर बदलने का, ये जो नए नए कलर आ रहे हैं, इसमें आपका क्या फीडबैक है? ये कोई नीले पीले कलर्स आते हैं, ये क्या आजकल का नया ट्रेंड जो चल रहा है, ये क्या चक्कर है इसका? या ये नया ट्रेंड जो चल रहा है ना, कलर कभी ग्रे, बाल खराब तो नहीं होते इससे? नहीं, देखो कलर तो कलर होता है, बाल तो डैमेज होते हैं बंदे के। सही है। जब ये नहीं कि अभी कलर आप लगा रहे हो तो अभी तो मज़े हैं, जब कुछ टाइम गुजर जाएगा बाल रूखे हो जाएंगे, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, बाल आपके वाइट हो जाएंगे, तो इस तरह से होता है। और वो जो अक्सर कहते हैं उसकी क्या मिथ है कि वो एक बाल काला हो गया, थोड़ा सा उस पर कलर ना लगवाए वरना सारे काले हो जाएंगे, ये सही है या गलत? वो कलर पे डिपेंड करता है कि आपने कलर कौन सा लगाया। देखिए कलर से जितना जल्दी नहीं बढ़ते वाइट, जितना अगर आप वो कैंची से कटिंग कर दोगे, जो खींच लोगे, तो वो ज़्यादा वाइट बढ़ेंगे, क्योंकि बाल के अंदर एक लिक्विड होता है, जब वो आप कटिंग करते हो तो वो लिक्विड फैलता है, जहाँ जहाँ वो लिक्विड गिरता है वाइट बाल के अंदर जो होता है, वहाँ वहाँ वाइट बाल आ जाता है। ये बात हकीकत है यानी कि ये, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका ब्रांड कौन सा है। हाँ, ब्रांड कौन सा है, यानी कि उसकी वजह से जाके। देखिए एक मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कलर तो मार्केट के अंदर 50 रुपए का भी आता है, कलर 4000 रुपए का भी आता है। अगर बंदा ने बाल ब्लैक ही करने तो 50 रुपए का भी, मगर 50 रुपए वाला जो होता है वो हमारे वो बड़े कहते हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ऐसे ये अब तो आज के दौर में तो नहीं चलता, लेकिन सस्ता भी अच्छी चीज़ मिल जाती है आज तो। नहीं, सस्ती चीज़ वो जो होती है ना, बस कम चालू काम होता है, यानी कि वक्त गुजारने वाली बात होती है। यानी कि जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। इसमें जो अभी ये जेल वगैरह जो आ रहे हैं सस्ते सस्ते, इसका क्या कह रहे हो आप? देखिए ये बालों को डैमेज करते हैं। जो तुमने मुझे भी लगा के दिया हुआ है। नहीं, आपको जो जेल दिया है हमने वो अच्छा इंपोर्टेड जेल है। हाँ, ये नुकसान नहीं देगा आपको। ये नुकसान तो नहीं देगा? नहीं, मैंने खुद भी लगाया हुआ ये। अभी सही लगाया नहीं लगाया? नहीं, बेहतरीन लगा हुआ। मैंने खुद ही यही जगह जेल लगा के आया हूँ अभी बालों को अपने, मगर वो रास्ते में ही हवा से खराब रखा हुआ था, मेरे पास रखा हुआ है। अगर लगाना है, मैं वो लाइट थी नहीं तो मैं पूरी प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग करता, हेयर ड्राई वगैरह था, आयरन लगाता, तो फिर जाके वो पूरी स्टाइलिंग मेरे बाल आते। बड़े मेरे बाल, आपके बाल छोटे हैं। अच्छा बादशाह भाई, कोई ऐसी स्टोरी बताएं जो क्लाइंट की ऐसी हिस्टोरिकल कि आज भी आपको उसकी स्टोरी जो ना पूरी याद हो, ऐसे क्या ऐसी आपके दिमाग में चलती हो? तो यार बात ये है कि जब भी मैं, अगर मेरे को एक ये स्टोरी याद है, जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है ना बाल कटवाने के लिए, तो मुझे एक याद आ जाती है बात ना। वो बात ये है कि मैं बचपन में जैसे बच्चे आते थे ना मेरे पास, तो मैं लेडीज़ लेकर आती थी मेरे पास ना, बच्चियों को लेकर आती थी। तो मैंने एक रूटीन बनाई थी, जो चॉकलेट कैंडी टॉफ़ी मैंने उनके लिए रखी होती तो उनको दे देता था ना मैं। सही। तो मेरे पास एक बच्चा आया बराबर में पड़ोसी, तो हमेशा बाल मुझसे कटवाता, टॉफ़ी देता रहता था मैं। तो एक मरतबा मैंने वो दी उसको टॉफ़ी, तो उसके हलक में अटक गई। तो मैं, अच्छा, वो उसके वही वाली टॉफ़ी जो आपने दी उसके ऐसी कैसी हलक में अटक गई। वो बच्चा वैसे तो कम बोलता था, समझदार था, वैसे कम बोलता था। लेडीज़ की घर वाली परेशान, मैं भी परेशान। मैंने कहा अल्लाह ना खैर करे, पता नहीं क्या हो गया भाई, मेरे हलक में आ गई गले। हाँ, फिर वो तो अगर पानी वानी पिला दे तो ऐसे ही निकल आते। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। वो फिर 3 लेडीज़ आई, उसको बाहर शॉप के बाहर ही खड़ी हुई थी लेडीज़, वो लेडीज़ के साथ मिल गई 2 लेडीज़ और। फिर उसको उल्टा करा, वो थप्पड़े वप्पड़े मारी पीछे उसके पीठ के अंदर। फिर वो टॉफ़ी निकली तो फिर मेरे जान में जान आई। तो तुम्हारे पे तो क्लेम नहीं डाला? हाँ, मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं डाला। फिर वो उसका अब्बा आया उसके लड़के का, कि वो तो बोलो बादशाह भाई आज कैसी बैंड बजाई मेरे बेटे ने। और मैंने कहा सुल्तान भाई क्या कर रहे हो यार, अल्लाह ने करम करा भाई, मैं तो खुद घबरा गया था भाई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। उस दिन के बाद भाई मैंने टॉफ़ियाँ बच्चों को देनी बंद कर दी। तो चॉकलेट पे चले जाते ना, चॉकलेट नहीं फंसती? नहीं भाई, मेरा दिल ही नहीं माना। मैंने कहा ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। नहीं, एक आइडिया तो था ना कि अगर टॉफ़ियाँ, आई थिंक उसने बगैर थोड़े जो है ना हलक में ले ली होगी, उसका साइज़ हलक का छोटा होगा, फंस गई होगी, तो चॉकलेट वगैरह भी तो दे सकते हैं। नहीं, मेरा घबरा गया ना। मैंने कहा अभी अब नेकी ऐसी होती, बाज़ों का तो ऐसा होता है कि आप जो नेकी कर रहे होते हैं ना, बाज़ों का तो वो गले में आ जाती है। तो मैंने कहा ऐसी नेकी को रहने दो भाई। अच्छा, जो आपकी शॉप पर वो मैंने देखा है कि कोई आके फड्डे फसाद अगर सियासत पे बात करें तो हुआ इस तरह से कभी भी? देखें, हेयर ड्रेसर की शॉप ना हर तरह के लोग आते हैं। कोई दीनी बात भी छेड़ लेता है, कोई सियासत की बात भी छेड़ लेता है। तो ज़्यादातर मसले मसाइल हो ही जाते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मसले मसाइल नहीं, बीच में इमरान खान की हुकूमत चल रही थी जब, तब ज़्यादा मसले मसाइल होते थे। अब यानी कि नहीं हो रहे, अभी मसाइल कम हो गए। अब मसाइल कम। अभी इसको पता है कि ज़्यादा सियासत पे बात करेगा तो उठा लिया जाएगा। तो ऐसे है ना, हर बंदा अब डरता है। वो अगर किसी भी ऐसी कोई गलत बात करेगा तो कोई ना कोई मसाइल। देखो आप, अच्छा है ना कि अगर आप किसी के यानी के बारे में बात, आपको खुद को अपना पता नहीं, अपने घर को सही नहीं कर सकते, आप सियासत की बात करते तो बुरी बात है ना यार। अच्छा, आजकल टीवी का जो ट्रेंड था वो क्यों हटा दिया अपने शॉप से? उस क्यों, कोई वजह हुई थी? देखिए हमारी शॉप पे जो है ना, टेलीविज़न शुरू से ही नहीं है। जब से मैं इस शॉप पे काम कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन कोई 14 साल हो गए इस शॉप पे काम करते हुए। अब नहीं है? शुरू से है ही नहीं, जब से मैं मतलब शुरू से ही नहीं है जी। अच्छा बादशाह भाई, अक्सर मैंने देखा आपके पास जो लोग आते हैं वो तस्वीरें लेके आते हैं, बोलते हैं ऐसे बाल काटना है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? यार अब क्लाइंट आते हैं ना, जैसे कि बिल फर्ज मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको। जैसे कि क्लाइंट आया हमारे पास, यार वो मैं आपको पिक्चर एक दिखाऊं कि वैसे बाल काट दोगे आप? तो हमने उसको ये तो नहीं कहना कि नहीं काट सकते, हमने कहा ठीक है भी काट दें। अब उसने पिक्चर दिखा दी हमें शाहरुख खान की सी, सही है, तो वो शाहरुख खान जैसा उसका चेहरा तो है नहीं। तो वो फिर क्या करना पड़ेगा? अब उसको ये नहीं कह सकते यार आपका चेहरा ऐसा नहीं है तो इस तरह से बाल नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। सही है। अब वो क्या करेंगे हम, जैसे कि अब 19-20 तो चलता है ना। सही है। अगर हम उसको 15 से 20 भी बना के देंगे ना, उसको बाल उस तरह से कंगा शंगा करके ड्राई शराई प्रॉपर लगा के जेल वेल लगा के उसके बना के दे देंगे। अब उसने पता क्या, उस टाइम तो उसने खुश हो जाना कि हाँ यार वाकई VIP बाल बन गए, मेरे बाल वैसे शाहरुख खान जैसे बन गए। अब वो घर जाएगा, धोएगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, वो शाहरुख खान खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह से, मगर वो कोई पिक्चर लेकर आता है तो हम उसको यानी कि मना नहीं करते, बना के देते हैं उसको। लोग नॉर्मली किस तरह की तस्वीरें लेकर आते हैं? शाहरुख खान की लाते हैं या गोरों की भी लेके आते हैं? नहीं, आजकल तो वैसे ट्रेंड चला हुआ है, लोग गोरों की चल रहे हैं आजकल, बस कटिंग चल रही है और बिल्कुल छोटे छोटे बाल बिल्कुल करा देते हैं, कोई बस कटिंग है कोई। मगर देखिए अब जो कटिंगें हैं ना उसमें ख़ास मेहनत नहीं है। कटिंग जो थी ना पहले की जो कटिंगें होती उसमें मेहनत होती थी, हाथ से बड़े सफाई से कटिंगें करनी होती थी। देखिए अब जब जब यानी कि हमने काम सीखा तो उसमें यानी कि हाथ में चला, यानी कि हाथ से चलती थी मशीनें, उस पर काम सीखा हमने। आजकल तो जदीद ज़माना आ गया, यानी कि ट्रिमर हैं, बिजली इलेक्ट्रॉनिक हैं, चार्जेबल हैं, उसमें आसानी है कटिंग करने की। तो अभी ज़्यादा मज़ा आता है, पहले ज़्यादा मज़ा आता था काम करने में आज के दौर में? अभी तो और जिद्दत मशीनें आ रही हैं। बात यह है कि पहले जो था ना वो मेहनत ज़्यादा होती थी तो आमदनी कम होती थी, तो अब जो है मेहनत कम होती है, आमदनी ज़्यादा होती है, यानी कि अब ज़्यादा फायदा है। जल्दी जल्दी कस्टमर निकल रहे होते हैं अब ज़्यादा जल्दी, यानी कि जिस कटिंग के ऊपर 20 से 25 मिनट लगते थे अब कटिंग पे 10 मिनट लगते हैं। या एक साइंस और पूछनी है कि जिस भी नाई के पास बैठोगे ना वो बोलता है फेशियल कर दूँ, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, मुझे ये पूछनी है। देखिए जो शुरुआत कर रहा होता है ना काम की, वो घेरता है कस्टमरों को, यानी कि वो कहता है कि यार मैं अच्छा से अच्छा काम करके दूँ तो इस तरह से उस तरह से, तो जा फिर क्लाइंट उससे टिक जाता है, कोई काम करा लेता है तो टिक जाता है, जब फिर वो कट जाता है। अब हमारी जो आदत है, हम जो होते थे पुराने, हम किसी को नहीं बोलते फेशियल करा दें, हमें पता होता है कि कौन सा क्लाइंट कराएगा कौन सा नहीं कराएगा। यानी कि अगर दुकान के अंदर किसी ने एंट्री करी तो हमें ये आइडिया है कि ये बंदे ने काम कराना है कि नहीं कराना, एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी कि एक इस फील्ड में रह रहा है कि एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम उस बंदे को कहेंगे जो कराएगा, ऐसे बंदे को कहेंगे नहीं जो नहीं कराएगा। उसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज को मैनेज करते हैं, यानी समझते हैं उसकी बॉडी। वो जब अंदर घुसता है तो आप अंदाजा लगा ले तो बॉडी लैंग्वेज से कि यार ये इसकी मूवमेंट क्या है, इसका स्टाइल क्या है, ये पैसे देगा नहीं देगा, नहीं देगा, ये चीज़ है। और फिर इसका किस तरह से काम करना है, इसका काम ज़्यादा हो सकता है नहीं हो सकता, अगर मेहनत करेंगे तो ज़्यादा खींच पाएंगे नहीं खींच पाएंगे। देखिए हर क्लाइंट और हर यानी कि दुकानदार और कस्टमर कारीगर कहता है कि अच्छा से अच्छा काम करूं। अब मेरी कोशिश ये होती है कि मार्जिन कम रखना है, मार्जिन कम रखेंगे तो क्लाइंट आता रहेगा हमेशा। मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही क्लाइंट हैं जिसके यानी कि महीने में 15 दिन में 20 दिन में वो एक ही काम कराते हैं, उसका वही मार्जिन रखता हूँ मैं, वो हमेशा आते रहते हैं। तो तकरीबन एक दिन में कितने कस्टमर निकल जाए अगर हाथ बिल्कुल नहीं रुके? देखें ये अगर हाथ ईद का लगा लें, ईद का टाइम लगा लें ना, ईद पर जैसे चांद रात को तो कंटिन्यू कोई ना कोई चलता रहता है कंटिन्यू। अगर सिर्फ कटिंग की बात करूँ तो करीबन ईद के में 50 कटिंग तो कर लूँगा मैं। फेशियल नहीं होगा उसके अंदर? उसमें फेशियल नहीं होगा, सिर्फ 50 कटिंग। नॉर्मली एवरेज सबका पूछ रहा हूँ, सबका कितना होगा और नॉर्मली एवरेज? यानी कि 1000 कस्टमर का काम कर सकते हैं जितने, यानी कि अगर हम सब दुकान वाले शॉप वाले हैं ना, एक बंदे का एवरेज पूछ रहा हूँ। यानी कि आपका तो एक एक्सपीरियंस हो गया ना, किसी का कम एक्सपीरियंस हुआ, किसी का ज़्यादा। उसमें भी चांद रात के अंदर भी इस तरह से होता है कि जैसे आपने मुझसे काम कराना है, ऐसे 10 लोग होते हैं मुझसे काम कराने वाले, वो घंटों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो चांद रात को ऐसा भी होता है कि कोई कारीगर फ्री भी बैठा होता है, वो फिर भी नहीं काम नहीं करा रहा होता कोई, ये भी चक्कर है जी। अजय इस पे फेशियल पे मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ज़्यादा बचते हैं, जितना भी मुझे एक आइडिया है, ये मेरा एक दिमाग था, जिसकी भी शॉप पे जाओगे ना वो मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, हल्का सा भी अगर आप यार वो फेस वॉश कर दें, आपका फेशियल कर दें, आपका ये पैसे ज़्यादा बचते हैं, इस वजह से तो नहीं। बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने कटिंग करी, दाढ़ी बनाई, उसमें से हमें 40% में मिलेंगे 200 रुपये। अब हमने फेशियल करा 2000 रुपये का, उसमें से सीधे 800 रुपये मिलेंगे। और टाइम तकरीबन इतना ही लगता है कि वो टाइम यानी कि 2 कटिंगें करोगे तो ये हमारी लैंग्वेज में अप सेलिंग हो गई। एक बंदा आया सिर्फ बाल कटाने, आपने उसको कन्विंस करना है तो 2000 रुपये 1500 रुपये में तो राजी हो ही जाता है। हो जाता है। मगर मेरी आदत है, मैं जो क्लाइंट का काम करता हूँ, यानी कि मैं बताता हूँ शुरुआत से, यानी कि मैंने स्टार्टिंग करता हूँ, उसको बोलता हूँ भी 1500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे फेशियल की, 1500 रुपये से स्टार्टिंग है, और आखिरी फेशियल कितने का 3500 रुपये का है। अब उसने बोला नहीं यार वो 3500 वाला नहीं है, ऐसा करो आप 2000 रुपये वाला कर लो। मैं सर 2000 रुपये वाला कर सकता हूँ, मगर मैं आपको वो धोखा नहीं करूँगा, जो मैंने काम आपको बोला है वही प्रॉपर करके दूंगा, वही क्रीम लगाऊंगा। अब मैं 5 क्रीम के बजाय 4 लगा दे तो मेरा दिल नहीं मानेगा इस बात को। मैंने पूरे पैसे पूरे ही लेने हैं, मैंने दिल मानते तो कराओ, दिल मानते तो नहीं कराओ, कम नहीं करूँगा पैसे। वो क्लाइंट कहता है कि यार बात तो सही कर रहा है ये बंदा, वो फिर वो दे देता है, वो फिर दे देता है। इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत डिपेंड कर रही होती है।
जी, मैं कोशिश ये होती है मेरी कि मैं कोई भी क्लाइंट का काम करता हूँ तो यानी कि साफ दिल से करता हूँ, यानी कि ये नहीं है कि ना ही मैं देखो ना कोई क्लाइंट के बारे में सोचता हूँ ना ही सेठ के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो काम ईमानदारी से किया जाता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री में एक ये है कि हम किसी को काम सिखाते हैं ना, वो चौड़े में आ जाता है, तो आप लोग की फील्ड में भी ऐसे ही होता है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरा एक यानी कि काम करने वाला मेरे पास बच्चा है, तो मैंने उसको काम सिखाया। तो काम ऐसे नहीं सिखाया जाता, काम सिखाने के लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने उसको 2 साल आगे, यानी कि काफ़ी क्लाइंट थे जो दोस्त यार होते थे, मैं उसको ज़बरदस्ती उनके पास बिठाता था। कुछ कट गए, कुछ बनते रहे, कुछ उसकी वजह से चले भी गए, तो मैं खुद पीछे हो गया ताकि वो आगे निकले। अब मैंने देखा कि वो मुझसे आगे निकल गया, तो वो कुछ अपने आप को समझ रहा है कि मैं यार अब तो अच्छा है, मैं सेठ से अपनी उस्ताद से ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो ज़्यादा उस्ताद को से लोग क्लाइंट मेरे पास तवज्जो करते हैं। मैंने जब देखा कि मैंने कहा यार ये तो इस तरह से यार, मतलब तो, गलत सलत बिहेव कर रहा होगा। हाँ, बिहेव चौड़े में आ जाते हैं, चौड़े में आ जाते। मैंने कहा यार अब ऐसा करना है तो अब ना अपनी पोस्ट पे वापसी आना है। तो फिर मैंने 2-4 महीने मेहनत करी, मैं उसके लेवल से ऊपर आ गया। फिर मैंने नए क्लाइंट बनाए, वो तो पुराने उसको दे दिए ना, फिर मैंने नए क्लाइंट अपनी तरफ से और बनाए। अभी भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे क्लाइंट होते हैं जिसको मैं कहता हूँ यार बैठो बनवा लो, वो मुझसे पहले फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। वो कहते हैं भाईजान बादशाह भी बनाना आपने, अपने आप के हाथ से ही काम कराना, आपसे हाथ से काम कराना है। तो वो फिर मैंने वो नोटिस करा वो किस वजह से, तो मैंने नोटिस करा कि जब मैं उसके पास कोई क्लाइंट बिठाता हूँ तो वो अलग फील करता है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि अब मैं अब खुद क्लाइंट को डायल करता हूँ। तो उसके साथ कम्युनिकेट भी करते हो बहुत ज़्यादा कि भाई क्या हुआ, चाय तो नहीं चाहिए, ये भी उसके साथ उसकी फीलिंग के साथ भी टच करते? जानता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि कारीगर समझते हैं कि यार किसी को चाय पिलाने से क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी क्लाइंट है मैं उसको चाय पूछूं और पिलाऊं भी सही। सही है। दूसरी बात, जो क्लाइंट मेरे पास नहीं पीते ना चाय, मैं उनसे नहीं पूछता। जो पूछते हैं यानी जिनसे जो पीते हैं, मुझे पता है पीते हैं, उनसे मैं पूछता नहीं हूँ, कभी मंगवा लेता हूँ, क्योंकि उनका दिमाग बना हुआ होता है कि चाय तो मिलनी है। नहीं देखिए, और वो एक आदत भी हो जाती है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो जाता है। देखिए मेरे पास तकरीबन जितने भी क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट कम है दोस्त ज़्यादा है, यानी कि क्लाइंट ऐसे टाइम भी इतना हो गया, टाइम भी तो इतना हो गया। हाँ, दोस्त बन गए, यानी कि क्लाइंट ही मेरे दोस्त बन गए। यानी कि बहुत सारे ऐसे दोस्त आते हैं जिनसे यानी कि पूछता ही नहीं हूँ मैं चाय। बाज़ औक़ात ऐसे दोस्त भी आते हैं चाय पीना पसंद नहीं करते, उनके लिए कुछ और मंगवा लेता हूँ। अच्छा बादशाह भाई, अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले यार ये फील्ड ही चेंज कर देनी है, तो करेंगे नहीं करेंगे? यार ज़िंदगी में मौका मिले फील्ड चेंज कर देनी, देखिए ये मैंने तो ये नोटिस करा है कि ये आप जब तक आप फिट हो तो इस फील्ड में कामयाब हो। जिस दिन आप थोड़ा सा ढल जाओगे, उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो इस फील्ड में आप कामयाब नहीं होगे। फिर आप यानी कि इस तरह से होगे जैसे वो एक लोकल गाड़ी होती है, एक बिज़नेस क्लास होती है, तो लोकल गाड़ी ठक ठक करते हुए चलना है, तो वो मुझे ज़िंदगी पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? मेरी खुद की ख्वाहिश है, ये है कि मैं कुछ बड़ा एक, यानी कि अगर अल्लाह ताला ने फुर्सत दी, तो अल्लाह ताला ने अगर ऐसा मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह बड़ी शॉप खोलूँगा। फंड भी तो चाहिए होगा, इतना पैसा अल्लाह कराएगा इंशाल्लाह। यार अपने आपके जो अपने बंदे उन्हीं से कम्युनिकेट करेंगे तो कर देखिए मैं ज़िंदगी में एक असूल सीखा है, जो करना है खुद की मेहनत से करना है। ये बात ठीक है, लेकिन जब भी बिज़नेस कर रहा होता है तो मिल के कर रहे होते हैं। आपने मुझे उस दिन भी शॉप पे मुझे कहा था, मैंने कहा था यार चलो किसी दिन बताऊँगा। जब तक 2-4 लोग मिलते नहीं है ना, अमेरिका में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हैं उसमें सारे पार्टनर होते हैं, 8-8 10-10, बल्कि छोटी छोटी कंपनियां उस पर इन्वेस्ट कर रही होती हैं। वो एक प्रॉपर शेयरिंग का सिस्टम होता है। अगर आपने खोलना है तो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, किसी एक के पास पैसा होगा वो लगा देगा, तो उसके बाद तो मसला ही नहीं है। देखिए मैंने ये नोटिस करा है कि जो मैं जिसके पास बॉस पे काम करता हूँ, वो बॉस मेरा बहुत अच्छा इंसान है। मैंने 2019 के अंदर एक शॉप बनाने की कोशिश करी थी कि मैंने कहा 2019 के अंदर मैं एक शॉप बनाता हूँ, और मैंने वो दुकान वगैरह भी रेंट पे यानी कि देख कर भी आ गया था सब कुछ। आप अपने बॉस से मशवरा करा, उसने कहा कि यार अभी हालात अच्छे नहीं, तो आप शॉप नहीं बनाओ तो अच्छे रहोगे। तो उसकी मैंने बात मानी। 2020 के अंदर कोरोना आ गया। सही है, देखो ना मैंने कितनी यानी कि एक नुकसान से मैं बच गया। अगर मैं उस टाइम 7-8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगाता तो वो यानी कि नुकसान हो जाता मेरा। फिर मैंने उस पैसों को इन्वेस्टमेंट कर दिया था, एक प्लॉट खरीद लिया था पंजाब के अंदर, पैसे ज़ाया नहीं करे मैंने। तो मेरी नहीं अच्छा है। तो इसलिए मेरा ये है कि जब तक मेरे बॉस का रवैया अच्छा है मेरे साथ,
तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। नहीं, अब इसमें ये भी होता है जब तक आपके जेब में पैसे नहीं, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, जब पैसे हो जाते हैं तब बंदा चौड़ा हो जाता है, ऐसा ना हो जाए। नहीं देखें, मैंने हर ऊंच नीच देखी है। देखिए जो इंसान नीचे से ऊपर आता है ना, उसको सब समझ होता है। मैंने यकीन मानो कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किल के साथ यानी कि गुजारी है। अच्छा बादशाह, में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की हेयर कट काट रहे हो, बेदयानी में गलत कट गए, और वो फिर आपके ऊपर, उसको कैसे मेंटेन करते हो? यार बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, वो कहता है मेरे बाल इस तरह से बनाओ। सही है। अच्छा बाल तो वैसे बन जाते हैं, मगर वो क्लाइंट मुतमईन नहीं हो रहा होता। बाज़ वो कहता है ऐसा है, तुम्हें यार बाल काटना नहीं आते, ये है वो है, इस तरह से पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या है क्या नहीं है। तो हम गौर करते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहता है कि यार मेरे बाल नहीं काटे सही, तो यार कोशिश करते हैं बैठो सर और सही हो जाएंगे। सही है। वो कहता है नहीं यार, खैर वो बनवा के चला जाता है, मगर बाल सही कटे होते हैं। मगर नेक्स्ट टाइम फिर अगर वो बाल नहीं सही कटे, फिर दोबारा भी आता है हमारे पास, वो दोबारा भी बाल कटवा के जाता है। वो यानी कि वो खुश नहीं होता बस, लेकिन फिर भी आएगा ज़रूर। कुछ लोगों की नफ्सियात होती है कि वो तारीफ़ नहीं करनी। इसमें एक सवाल बनता है ना कि आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता होगा, यानी कि लोग बिला वजह का बोलते होंगे, या कभी ऐसे ही कि सारी चीज़ें सही हैं लेकिन उसको नेगेटिव से मुराद मेरे कि गलत सलत कमेंट देते हो, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वो तो लड़ाई करने वाले, वो तो फ़ौरन लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? बात ऐसा होता है कि क्या नाम है, मैंने तो नोटिस करा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम है, अगर मैं बिलफर्ज बंदों के यानी कि क्लाइंट के किसी बालों पे हाथ भी लगा दूँ ना, वो कहते हैं बाल बन गए अच्छे। बाज़ औक़ात ऐसा आता है, ऐसे क्लाइंट भी आते हैं हमारी शॉप के अंदर जो बहुत अजीब सा है, वो होता है उनका रवैया होता है अजीब सा कि अच्छा मेरी जो आदत है ना, मैंने नोटिस करा है कि मैं अलग तबीयत का हूँ, मैं नहीं देखता पैसे वालों को। अगर जिस क्लाइंट का इखलाक अच्छा होगा उसको मैं अपने पास रखूँगा, यानी कि मैं उसका काम करता रहूँगा, उसका इखलाक अच्छा होगा, प्यार होगा। जिसके अंदर थोड़ी सी भी अगर अकड़ होगी, वो कहेगा बस वो कोई चीज़ हूँ मैं, बस ये है वो है, यानी कि जब भी देखो मेरी तारीफ़ ही करता रहा, तो मैं ऐसे क्लाइंट को पसंद नहीं करता। एक दफ़ा बनाऊँगा, 2 मरतबा बनाऊँगा, तीसरी मरतबा उसको मैं कटा दूँगा। उसको मालूम ही नहीं होगा कि बंदे ने कटाया कैसे, मुझे किसी और के हवाले कर दूँगा। आप उसको बोलते हो, मैंने देखा है उसमें, बोलते हो यार वो थोड़ा बिजी, एक बंदा आ रहा है, क्लाइंट लगा हुआ है मेरे पास, या मैं नमाज पढ़ने चला जाता हूँ। नहीं कोशिश होती है, झूठ नहीं बोलता उसमें। हाँ, झूठ अपनी फील्ड के अंदर झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मेरे पास क्लाइंट होगा तो काम करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अच्छा क्लाइंट है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर मेरे पास 100 रुपये का क्लाइंट है तो वो भी अच्छा है, अगर 1000 रुपये का तो वो भी अच्छा है। और बाज़ औक़ात ये होता है हमारी फील्ड के अंदर, बाज़ औक़ात जिसको टिप दो ना कारीगर को, वो यानी कि हर बंदा यानी कि वो अच्छा समझता है कि यार ये बंदा आया है, ये टिप अच्छी देता है, इसका काम अच्छे से अच्छा करूँ। अच्छा मेरा जो रवैया है ना, मैं टिप पे तवज्जो नहीं करता। अब वो टिप वाले पे पता है बात क्या होती है, जिस टिप वाले से यानी कि अपने पैसे एक्स्ट्रा वसूल करने हैं, जहाँ पे आधा घंटा लगाएगा, घंटा लगाना है उसमें। अब मैं वो 1 घंटे के अंदर 2 क्लाइंट का काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं टिप वाले काम से दूर रहता हूँ, अपना मेहनत पे डिपेंड करता हूँ, और होना भी ऐसे ही चाहिए ना। अच्छा इसका अभी आप बताएं। दूसरा, मेरी आदत और ये फितरत है, भले क्लाइंट बड़ा हो या छोटा हो, नंबर पे काम करूँगा, बगैर नंबर पे किसी का काम नहीं करूँगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने आज तक मुझे इज़्ज़त दी हुई है। यहाँ पे बहुत शॉप पे कारीगर आए, बहुत चले गए। मेरा रवैया यही है कि जिसका नंबर है उसका नंबर लगाऊंगा, भले छोटा है बड़ा है, भले वो टिप देता है नहीं देता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कभी आप तो खुद ऑनलाइन पर आ गए, कभी ऐसा देखा कि ये जो ऑनलाइन सिखा रहे होते हैं बाल काटने के ये तरीके हैं, वो तरीके हैं, वो क्या होता है वीडियोस के अंदर? यार मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर हमारा तो अब ये नहीं कि हम सीखे हुए हैं, बिलफर्ज अगर हमारी शॉप से बाहर से भी कोई लड़का गुजर के जाएगा ना, एक नज़र हमने देख लिया तो इस तरह से बाल काटे। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे एक लड़के ने बोला कि यार वो मेरे बाल काटने, मैंने पिक्चर देखी एक जगह पे लगी हुई है, एक हेयर ड्रेसर की शॉप पे, एक बाहर के दरवाजे पे लगी हुई थी पिक्चर। तो फिर मैंने कहा यार कभी मैं वहाँ से गुज़रा, फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा, हाँ मैं एक मरतबा गुज़रा वहाँ से यार, वो मैंने वाकई में पिक्चर देखी थी। तो फिर मैंने उसके वैसे बाल काट दिए। वो लड़का परेशान हो गया, कह रहा है यार ये किस तरह से आपने पिक्चर कैसे? मैंने कहा मैंने अपने दिमाग को रिवर्स ले गया था कि काश मैं कभी गया, वापसी देखा, घूमा,
वहाँ पे मैं गया था, यानी कि कभी वहाँ से गुजरा था, मेरी पिक्चर पे निगाह पड़ी थी। देखें एक इंसान का जो दिमाग है वो भी एक कंप्यूटर है। जैसे आपको 10 साल बाद पुरानी बात भी याद आती है तो कैसे आती है? कैसे? वो आपका डेटा में सेव है, डेटा में सेफ है, जब चाहो आप निकाल सकते हो उसको। तो फिर मैंने वो डेटे से अपने सेफ निकाली चीज़, वो उसके बाल काट दिए, उसे वो मजा आ गया। उसने कहा यार वाकई यार इस बंदे के अंदर तो टैलेंट है यार। तो कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा कि हर थोड़े दिनों के बाद एक नए नए स्टाइल आते हैं? अगर हम इसको काउंट करें, आपकी पूरी जर्नी में 20-25 साल हो गए, तकरीबन कितने हेयर स्टाइल होंगे अभी करंटली हमारे पास पूरे? यार पहले तो मैंने नोटिस करा था कि जब मैं इस फील्ड के अंदर ऐसा 2 से 3 स्टाइल थे, अब तो हर एक नया फौजी कट था मेरे ख्याल से, वो तो हम तो सारी जिंदगी एक स्टप कटिंग होती थी और एक नॉर्मल मीडियम कटिंग होती थी, ये कटिंगें 3 होती थी। यहाँ पे तो पता नहीं कौन कौन सी बस कटिंग बता दिया, ये बता दिया, वो बता। देखिए बेसिकल मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई कटिंग नहीं है। आप जिस फील्ड में काम करते हो, अब आपकी फील्ड है ना, आपको हर एक मर्तबा कोई ना कोई नई चीज़ देते हैं, आपको उसको ये नहीं कहो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो तो डेली नया डिज़ाइन आता है, करना पड़ेगा ना। अब हमारा काम जो है, मेन चीज़ होती है औजार को पकड़ना है और चलाना है, किस तरह से चलाना है। फिर आपने अपने हाथों से सफाई है, बाकी पढ़ने से लिखने से बात नहीं है। देखो एक होता है एक्सपीरियंस, एक चीज़ है। अब मेरे पास एक बच्चा आया काम सीखने के लिए, अब छोटी सी उम्र से सीख रहा है काम, उसको हम काम करने के लिए नहीं दे रहे, लगा हुआ है। क्लाइंट बोलते हैं यार ये बच्चा कब कामयाब होगा, ये है वो है। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, अब एक चीज़ आपको दिखाई गई है 1 मरतबा, 10 मरतबा दिखा दी, 100 मरतबा दिखा दी, नहीं कर पाओगे ना। वही चीज़ अगर आपको 1000 मरतबा दिखाई जाए तो डेफिनेटली से हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी फील्ड में ऐसे बच्चा देखता जाता है, देखता रहता है, जब उसको हम बोलेंगे ना कि अब ये काम करना है, वो काम कर लेगा। और वो टूल्स का भी इस्तेमाल उसको आ जाता है ना कि कौन कौन से टूल्स हैं। अच्छा, इसमें टूल्स कितने होते हैं ये भी बताएं। देखें इसमें टूल्स जो होते हैं, मेन जो चीज़ है ना वो तो आपका है इनकी कैंची और रेज़र, बस 2 टूल हैं। 2 टूल हो गए, कंगा हो गए, ये 3 लाजमी चाहिए आजकल में। यानी कि अगर मशीन नहीं है कोई इशू नहीं, ये 3 टूल जो हैं काम के हैं। ट्रिमर से काम ज़रूरी नहीं है, सही है। कैंची होनी चाहिए आपके पास, सीज़र होनी चाहिए, रेज़र होना चाहिए, हेयर कॉम होना चाहिए, ये 3 चीज़ में लाजमी है आपके पास। अच्छा, आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, अगर कोई इसको शॉप खोलना चाहे इसकी, बस वो एज ए इन्वेस्टर, नॉट कि उसको काम करना आता है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे कि उसको खोल लेना चाहिए शॉप्स आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में? क्या लोग आज भी पैसे देने को तैयार हैं या नहीं? देखें आजकल तो यानी कि आसान है कमाना, आपको फ़न आना चाहिए कमाने के लिए। देखें आजकल वो कहता है ना मैं कोई गरीब हूँ, ये हूँ। गरीब वो इंसान है जो काम नहीं करना जानता, सही, या अपने आप को बेचना नहीं जानता, या स्किल उसके पास नहीं कोई। ये फील्ड जो है अकेले काम करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं अकेला हूँ, अगर अच्छी से अच्छी शॉप बनाता हूँ, कोई भी नहीं कमा पाऊंगा। मुझे मेरे जैसे तकरीबन 3-4 लोग चाहिए तो फिर मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे से 2-3-4 लोग नहीं चाहिए काम करने वाले, तो मैं नहीं कामयाब हो सकता, भले जितनी मर्जी शॉप बना लूँ। अच्छा, इसमें तकरीबन कितने टाइम ड्यूरेशन, अगर हम इस पर बात है कि अगर एक बंदा आए सीखने के लिए, उसको कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा? यार एक हमारे पास अभी एक बच्चा आया हुआ है काम करने वाला, तकरीबन उसको 8 मंथ हो गए। उस बच्चे के अंदर कोई चीज़ नहीं है, यानी कि मैं यार ये काम करना है, मैंने वो ये काम सीखना है या ये है वो है, नहीं है उसके अंदर, दिमाग में नहीं बैठ रही। वो आता है घर चला जाता है बस। बीच में एक लड़का आया मेरे पास काम करने वाला ना, जब भी वो यानी कि उसका मैंने नोटिस करा, उस बच्चे को मैंने कहता रहा यार अपना रवैया अच्छा करो, आप अपना इखलाक अच्छा करोगे तो कामयाब होगे, नहीं होगा। उसका रवैया अलग था, 3-4 महीने मेरे पास रहा, रवैया अच्छा नहीं था। एक मरतबा उसको ऐसा हुआ कि मैंने उसको बोला कि यार, कह रहा है उस्ताद जी वो मैं ना नाश्ता करूंगा। मैंने कहा यार आप इतनी देर से आए हो, नाश्ता नहीं करके आए। आप उसको रोज़, यानी कि हम बच्चा हमारे पास कोई काम भी सीखता है ना, उसको 200-300 रुपये रोज़ के देते हैं, ताकि उसके आने जाने के ताकि उनके अखराजात यार पूरे रहें। तो खैर वो उसने कहा कि यार अपना उस्ताद जी वो, खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, नाश्ता करो हमारे साथ। कह रहे मैंने नहीं नाश्ता करना। मैंने कहा यार आप कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। कह रहे नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता। तो खैर मैंने कहा मैं आपके अब्बू का नंबर दो मुझे, आपके अब्बू के पास ना बात करता हूँ। तो खैर फिर मैंने कहा क्या नाम है, उसको मैंने नंबर दिया। उसने, मैंने उसके अब्बा से कॉल करी, नहीं उठाई। उसने कहा उस्ताद जी एक तो मुझे काम नहीं सिखा रहे आप, दूसरा मेरे अब्बा से बात कर रहे हो। अच्छा, भरम दिखा रहा है। भरम दिखा। मैंने एक रख के दी उसको, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, यार तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो। खैर वो
कह रहा मैं अच्छा देख लूँगा। मैंने कहा जाओ तुम देख लेना, मुझे क्या चीज़ हो तुम भाई। सही है। फिर वो खैर क्या नाम है चला गया। फिर एक मरतबा मैसेज भेजा मुझे वाहियात किस्म का, तो बदतमीज़ी कर रहा था। फिर मैंने वो जानने वाले थे उनके जो भिनोई थे, फिर मैंने उसको मैसेज करा, मैंने कहा उसको समझाओ बच्चा इसको। खैर उसके फिर उन्होंने उसको समझाया। फिर वो मुझे मैसेज करा व्हाट्सएप पे, उस्ताद जी मेरी गलती हो गई, ये है वो है, मैं ही गलत हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे कदर का मालूम नहीं हुआ। तो खैर फिर वो मैंने कहा चलो दफ़ा मारो दरगुज़ार करो। मैंने कहा अब तो काम नहीं सीख सकते आप। हाँ फिर वो फ़ायदा नहीं जब तक इखलाक अच्छा नहीं। जब आपको पता ही नहीं है बड़े छोटों की इज्जत किस तरह से की जाती है, तो फिर काम तो नहीं सीख सकते आप। अच्छा, कोई भी काम सीखने आना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, इधर कि वो शॉप खोले या इंडस्ट्री में आता है, उसको क्या एडवाइस दोगे कि यार अगर आना है तो उसके पास ये एक ऐसी चीज़ है कि होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, या स्किल होना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता हो? तो मुझे ना पता। देखें आजकल देखें, पहले इसको काम को छोटा समझा जाता था, अब देखा जाए तो इस काम में बहुत बिजनेस है। हाँ पहले शायद ये भी समझा था, सही कह रहे हैं कि वो छोटे दर्जे का समझा जाता था, मगर अब देखो तो इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है। अब तो सारे के सारे एक्टर ही यही बना। आप अच्छी सी शॉप बना लो, कुछ भी नहीं। अब ज्यादातर लोगों ने क्या करा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा सा कोई कारीगर ढूंढ लिया, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी, वो कमाएगा, हमें भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, ऐसा है। यार एक दफ़ा वो तो शेयर करें आपका, वो जो आपने एक दफ़ा ऐप डाल के कुछ पैसे वैसे कमाना शुरू कर दिए थे, मुझे दिखा भी रहे थे, वो क्या है? बस यार वो बात ये है कि देखिए, ताकि वो गलती से बताएंगे क्या गलती थी, ताकि कोई और वो गलती ना करे। और शायद मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने कहा आपके उसके इतने इमोशन थे। नहीं सबके पैसे आ रहे, सबके पैसे आ रहे। बात ये होती है कि पाकिस्तान में ये असूल है कि कहते हम तो सनम डूबे, तुम्हें भी साथ ले डूबे। वो ऐसा होता है कि बस कुछ बाज़ औक़ात लोगों को कुछ कमा रहे होते हैं ना, 2-4 मरतबा काम मारे, 4 लोग औरों को भी घसीटेंगे, कहते हैं यार मैंने तो कमाए हैं यार। वो क्या स्कीम क्या था? वो स्कैम था क्या? वो स्कैम था मेरे ख्याल में, कोई गेम का नाम भी मुझे अजीब सा मुझे भूला हुआ, कोई गेम थी, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी। मैंने 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करी, मेरे 18-19 हज़ार रुपये हो गए, विड्रॉ करा, वो हुआ ही नहीं। वो एक जानने वाला और था, 4.5 लाख रुपए लगाए उसने पूरे 4.5 लाख रुपए लगाए। 4 लाख रुपए लगाए थे। कुछ देखें, कोई भी गेम आती है ना, शुरू में तो आपको 4 पैसे देती है, वो भरोसा दिला रही होती है ना कि 4, हाँ यार चाहिए, जिसको मैंने अब जैसे कि मैंने आपको कोई गेम बताई, मैंने 20,000 रुपये कमाए, सही है। अब मैंने आपको यकीन दिलाना है कि आपने भी 20,000 रुपये कमा लेने यार, और रेफरेंस का पैसा आपको मिलेगा ना असल में। हाँ, तो वो आपने भी लगा दिया। अब 10,000 रुपये आपने कमाए, 4 लोगों और को बताया, वो 1-2-4 पैसे दिए, यानी कि बाद में वो ऐसा करेगा, घपला मारेंगे सब। अभी आजकल एक गेम निकली हुई है 9S9 के नाम से, सही है। अब देखा होगा आपने, टिकटॉक पे बता रहे हैं कि यार ये कर लो वो कर लो, वो बेसिकल जुआ है। वो क्या स्कीम क्या है उसके अंदर? उसमें गेम में आपने 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, फिर उसमें अलग अलग गेम देने हैं, उसमें अपने पैसे लगाने हैं और जीतना है। बाजू का लोग जीतते भी। अभी वो एक हमारे पास लड़का काम करता है, मैंने तो 800 रुपये ज़ाया करे थे उसमें, फिर मैंने वो डिलीट कर दी, मेरा दिल नहीं। उसके बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया? मैं 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा, वो गेम मुझे अच्छी लग रही थी, फिर कोई नया आएगा, फिर मैंने वो डिलीट कर दी। फिर एक लड़का मेरे पास जिसने मुझे 15,000 रुपये वाला मशवरा दिया ना, उसने फिर वो करता रहा। उसने एक मरतबा मेरे ख्याल 35-40 हज़ार रुपये वो हो गए उसके पास गेम के अंदर। उसने विदड्रॉ करा और नहीं हुआ, पैसे ही ख़त्म हो गए। उसका तकरीबन नुकसान 12,000 रुपये का हुआ। तो अब तो मेरा भरोसा ही उठ गया, अब मैंने वो ख़त्म करा। अभी एक नई चीज़ और आई हुई है, आपने सिर्फ क्लिक करते रहना, कॉइन्स जमा होने। सही है। अब टिकटॉक पे देखो, हर पर पे भी यानी कि वीडियो आई हुई है, ये आया, देखा है मैंने, क्लिक वाला मैंने भी करा था। मैंने 20,000 कॉइन जमा करे, मैंने डिलीट ही मार दिया। मैंने कहा दफ़ा मारो यार। पहले आज देखें, कोई भी काम है ना, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर इतना आसान होता कमाना, तो अंग्रेज़ हमें थोड़ी कमाने देते, खुद ही कमाते। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल है, लेकिन ये फेक किस्म के लोग बीच में आते हैं, ये हर थोड़े दिनों के अंदर आते हैं। भी मेरा दोस्त था, उसके साथ बाइक के साथ था कि एक बाइक लो, पता नहीं क्या रेफरल के ऊपर कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन इस तरह की स्कीमें, ये सब फेक स्कीम होती है। अच्छा बादशाह भाई, जब आप वहाँ से घर से आ रहे थे जी, या जब हमारा डिसाइड चल रहा था कि भाई पॉडकास्ट करनी है, तो कोई ऐसा एक सवाल होगा कि सोचा होगा कि शायद तहसीन ये एक सवाल करेगा, और मैंने सवाल अभी तक किया है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं यार, अभी तक देखिए, मैं जब घर अभी शॉप से निकला हूँ ना आपके लिए आने के लिए, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, किस तरह से बात करूँगा, क्या बातें होंगी। नहीं, शुरू में थे भी, आप जो शुरू में सवाल आ रहे थे उसमें थे कंफ्यूज, तो फिर अभी जाके सही हुए थोड़ा। तो मैं बड़ा वो
अलग फीलिंग कर रहा था, यानी कि एक क्योंकि आप दुकान छोड़ के नहीं निकलते ना। मैं दुकान छोड़ के नहीं निकलता, ये भी एक मसला है। तो मैंने कहा यार चलो यार, वो एक चीज सोची थी हमने तो चलो आज पूरी कर ही लें। नहीं वो तो अच्छा किया। एक हमारा एक और प्लान भी तो है लाइव आने का। इंशाल्लाह आएंगे, वो भी इंशाल्लाह आएंगे। क्योंकि अभी सब्सक्राइबर थोड़े से जब तक एक्टिव नहीं होंगे ना तो लाइव आने का कोई भी फायदा नहीं। यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो कोई ऐसा सवाल दिमाग में नहीं था? नहीं सोच लें थोड़ा सा कुछ, क्या शायद तहसीन ये एक सवाल करेगा। अभी मुझे एक सवाल याद आया था, वो भूल गया मैं। अभी थोड़ी देर पहले ही दिमाग में आया था कि मैंने कहा ये सवाल का जवाब देना चाहिए, तो मैं वो भूल गया। अच्छा बादशाह भाई, कभी ऐसा जिंदगी में हुआ कि बाहर मुल्क से कोई कस्टमर आपके पास आया हो? देखें यार, मेरे पास तो तकरीबन माशाल्लाह बहुत क्लाइंट ऐसे हैं कि नहीं कि बाहर रहते हैं, जब यहाँ पाकिस्तान में आते सिर्फ मुझसे बाल कटवाना पसंद करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। नहीं एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही गोरा हो, ऐसा गोरा बिल्कुल चिट्टा। नहीं ऐसा गोरा नहीं आता, नहीं आता दुकान पे, गोरा नहीं आता। पाकिस्तानी आए हैं, जैसे कि यहाँ से गए हैं तो फिर वापसी आए हैं, तो ऐसा होता है कि क्या नाम है, अभी एक लास्ट मेरे पास कस्टमर आया था पिछले संडे को ना, तो कह रहे यार मैं, उसको उर्दू तक नहीं आती थी, था पाकिस्तानी मगर उर्दू नहीं आती थी, वो बड़ा अजीब सा बोल रहा था उर्दू। तो कहते हैं यार जर्मनी में बाल काटते हैं, ऐसे बाल काटते हैं, यूँ काटते हैं, वो करते हैं। वो अंग्रेज़ कहता है वहाँ $50 के बाल कटते हैं, तो आप यहाँ 200 के काटते हैं। मैंने कहा ठीक है यार। तो कह रहे यार वो बाल जब भी अब मैं जाता हूँ ना कटवा के, तो वो बोलता है कह रहे इस तरह से, इस तरह से। तो अच्छा, वो मैं जब बाल काट रहा था ना किसी के और के, वो पीछे से बड़े गौर से देख रहा था। फर्स्ट टाइम आया हुआ था, बच्चे को भी लेकर आया, बच्चे को किसी के पास बिठाया, वो उस कारीगर एक फ्री हुआ तो उसने उसको मना कर दिया, कह रहे मैंने इस भाई से बाल कटवाने, यानी मेरा नाम लिया। वो यानी कि उसको कटिंग करने का अंदाज़ पसंद आया कि यह बंदा बाल किस तरह से काट रहा है। खैर मेरे पास आया, मैंने उसके बाल काटे, मेरे फिर उसने टूल्स देखा, यानी कि किस तरह से औजार हैं मेरे पास, वो देखे, मैंने बाल काटना स्टार्ट करा उसको मैंने इस तरह से बाल काट, कह रहे यार वो इस तरह से बाल काटते हैं, इस तरह से बाल काटते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बाल काटते हैं, और वहाँ पे जाके आपने उस कारीगर को बताना के बाल किस तरह से कटते हैं, ये इस तरह से काट के दिखाओ। सही है। मैंने कहा देखें बात यह है कि दुनिया में चले जाओ, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा हेयर कट नहीं है कोई। ये मल्टीपल उनके पास ऑप्शंस आते हैं, वो तस्वीरें ले लेके आते हैं ना कि इस तरह के काटने, इस तरह के काटने। यार वजह से, इस वजह से कह रहे हैं या कोई और वजह? नहीं, उसकी वजह बाहर ज़्यादा पता क्या करते हैं आपको, बाहर आपने बोला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मशीन लगाते हैं पूरे सर पे। सही, हाथ से काम नहीं करते, गंजा कर देते हैं, कहते चलो भाई मशीन लगाओ, चलो खत्म काम। पाकिस्तान में हाथ से काम किया जाता है, बाहर के मुल्कों में सिर्फ ट्रिमर से काम किया जाता है। अब एक मरतबा मैं गया, क्यूने कंपनी के अंदर सेमिनार था। अच्छा, उन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ ना? इनवाइट करा, तो चार्ज होते हैं ना हमारे इनवाइट करने के ना, तो चार्ज होते हैं मतलब यानी कि एक पास खरीदना पड़ता है। फिर मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने हेयर कलर, ग्रे हेयर कलर का बोला था कि हेयर कलर का आपको ग्रे करके दिखाएंगे, सिखाएंगे आपको। तो मैं गया, तकरीबन वो एक लेडीज़ काम कर रही है, वो बता ही नहीं रही है। वो मैंने उस बड़ा सवाल करा उसको, मैंने कहा आप ये बताओ, ये आप कलर जो लगा रही हैं कितने 12 पर डलेगा, कितना वॉल्यूम नंबर है, कौन सा कलर है, क्या है क्या नहीं, किस इस तरह से बताओगे तो बताएंगे ना। वो समझ में आ रही है, फिर इंग्लिश में बता रही है। मैंने कहा इंग्लिश में क्यों बता रही हूँ, इंग्लिश में समझ में आती है। हाँ, उर्दू में बताना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उसको कैसे मालूम होगा। तो फिर वो जो बैठे हुए थे लोग दूसरे, वो बड़ा खुश हुए, क्या यार ये लड़का क्या जवाब ले रहा है, उसे किस तरह से बातें कर रहा है। तो नहीं तो पैसे दिए यार, सवाल तो करेंगे यार। उसने 3.5 घंटे लगाए, उसे ग्रे कलर नहीं हुआ। फिर मेरे पास एक लड़का मेरे साथ गया हुआ था, उसने एक पिक्चर रखी हुई थी, तो एक कारीगर था हमारे पास, तकरीबन 3 दिन से एक ग्रे कलर करने के चक्करों में था, लड़के का हुआ ही नहीं उसे ग्रे। मुझसे थोड़ी अनबन थी उसकी, तो मैंने कहा कि यार, वो आखिरकार वो क्लाइंट कहता है मुझे गंजा करो। फिर मैंने दूसरे कारीगर को बोला इसको चाहिए क्या, मुझे तो बताओ। उसने कहा यार ये चाहिए, पिक्चर दिखाई मुझे। मैंने कहा मैं इसे लूँगा आधे घंटे का टाइम। सही है, बना के दूंगा, आधे घंटे के अंदर उसके बाल उस कलर के करके दूंगा। ओके ठीक है, ठीक है। मैंने कहा और उसका सामान कोई यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास सब कुछ है। मैंने उसके आधे घंटे के अंदर ग्रे बाल करके दिए थे। तो वो लड़के ने वहाँ पे वो पिक्चर दिखाई, दूसरे आए होते ना हमारी यानी कि फील्ड के लोग, उनको दिखाई कि ये लड़के ने कलर करके दिया था। बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा यार आप अपना नंबर दो, आपकी कहाँ शॉप है, किस तरह से क्या है। सही तो, इसके अंदर भी पूरी साइंस है, यानी कि इसके अंदर जब हम कलर, इस फील्ड के अंदर बहुत अगर कोई ऑनलाइन अगर देखना चाहे तो कोई यूट्यूब वगैरह का चैनल है जिसपे सारे, अगर मुझे अपनी दाढ़ी भी काली करनी हो मैं वहाँ से देख लूँ कि कौन कौन से कलर इस्तेमाल होते हैं।
ज्यादातर का मसला तो दाढ़ी, ज्यादातर मसला ब्लैक कलर करने का है। देखें अब बात ये है कि कलर तो बहुत हैं, अब आपके फेस पे कौन सा कलर सूट करेगा ये डिपेंड करता है ना। ये वही वाली बात हो गई, तस्वीर लेकर आ गया है, लेकिन यही वाली बात होगी। अब बंदा जो है वो काला है, वो बोले मेरे को ब्राउन कलर कर दो, वो कहाँ से अच्छा लगेगा? अगर वो काला बंदा अगर ब्राउन कलर कराएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर गोरा बंदा होगा उस पर ब्राउन कलर आएगा तो अच्छा लगेगा। अब मीडियम कलर करोगे तो काले भी अच्छा लगेगा, डार्क ब्राउन करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा, ब्राउन नहीं हो सकता। सही है। तो ये भी अपना सोचना पड़ता है कि कौन सा कलर किस जगह पे आपके फेस के हिसाब से कहाँ सूट करेगा। जी अच्छा, दूसरी बात, अब कलर तो हर किस्म के होते हैं। अब लेडीज जाती है पार्लर के अंदर, ठीक है, तो अलग अलग कलर कराते हैं, बड़े बड़े कलर होते हैं। अब वही कलर हम जो करते हैं ना बड़ा सस्ता कर। अब ज़्यादातर मेरे पास बच्चियाँ आती हैं बाल कटवाने के लिए, जो मुझसे बहुत टाइम से लेडीज जानती है, तो अपनी बेटियों को मेरे पास लेकर आती है, मैं बाल काटता हूँ उनके। सही। हाँ, पार्लर पे नहीं जाती, पार्लर पे ज़्यादा रेट होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा रेट होते हैं उनके। फिर वो मोहल्ले का तो ये नहीं कि निकले कोने से जी ऐसा होता है, पहुंचे और फटाफट काम कर लिया। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के भी मैंने देखा तुमने काटते, उस पर डर नहीं लगता? जो बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा होता है, ऐसी बच्चा जो होता है ना, वो बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल मसला होता है कि बिल्कुल रेजर लगाना है, और वो यानी कि एक बलून के अंदर ऊपर समझो कि आपने ब्लेड चलाना है, वो ब्लेड भी चल जाए और बलून को कुछ भी ना हो, तो इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा काम कर सकता है, वैसे नहीं कर सकते। और दूसरा, एक मरतबा गया मैं एक जगह पे काम करने के लिए ना, कहते हैं यार बच्चे को कट नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा नहीं लगेगा भाई, इतने डरे हुए घबराए हुए। मैंने कहा भाई टेंशन नहीं लो आप, वहाँ हमें टेंशन हो जाएगी वरना। हाँ, मैंने कहा हमें टेंशन हो जाएगी, कट नहीं लगेगा। यकीन मानो मैं गुलशन से वहाँ तक गया हूँ, अपना क्या नाम है, नया नाज़माबाद तक गया हूँ गंजा करने के लिए बच्चों को। बहुत दूर है नया नाज़माबाद, बहुत दूर है यहाँ से। तो खैर हमें देखना पड़ता है कि कौन से क्लाइंट के साथ जाना है, क्योंकि हमें वो सर्विस अपने यानी कि चार्ज उतने देगा या नहीं देगा, क्योंकि अपना काम हम शॉप से छोड़ के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा आने का, फिर आधा घंटा तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ना आने जाने में उसके। नया नाज़माबाद दूर है बहुत। तो खैर मैं एक बात बताऊँ आपको कि मैं जब इस फील्ड के अंदर यानी शुरू में ना, आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले पुरानी बात बताता हूँ मैं आपको। एक मरतबा एक बंदा आया, कह रहा है यार वो हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो उनको आपने क्लास देनी है। वो एक बराबर वाले में, एक मेरे पास लड़का काम करता है मेरे बराबर में, उसको बोलता है, कहता है यार मैं तो नहीं जा सकता। तो खैर मैंने हिम्मत करके मैंने कहा मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे गुलशन में जैसे टेलीनॉर का ऑफिस था, उसके नीचे बेसमेंट के अंदर उसने ऑफिस बनाया हुआ था। वो लोगों को काम सिखाते थे, नई नई चीज़ें ना, पोलर का कोई भी फील्ड का यानी का काम सिखाते थे। जब मैं गया तो कम से कम 40 से 50 लोग थे बैठे मौजूद, उनको कटिंग करना सिखाना था। ठीक है। जब मैं गया वहाँ पे तो देखा, तो लोग देख के परेशान हो गए, यार ये लड़का बच्चा इतना काम किस तरह से करेगा। लड़कियां भी थी उसमें, लड़के भी थे, तो बहुत सारे। सही। खैर मैंने उनको हर चीज़ सिखाई कि इस तरह से काम इस तरह से होता है, शॉर्ट कट करना है तो इस तरह से करना है, बाहर जाना है तो आपने ये काम करना है, इस तरह से कराना है। जब मैंने उनको 3 कटिंगें करके दिखाई ना, तो फिर उनको आइडिया हुआ। यकीन मानो वो पूरा हॉल जो था वो बस तालियों से महक रहा था। सही। बाद में कहती हैं वो लड़कियां, कहती हैं वो लड़के, कहते हैं सर हम आप भाई हमारे साथ चलो ना, पिटनिंग पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मैंने कहा भाई टाइम नहीं होता। उस टाइम मैंने 2000 रुपये चार्ज करे थे 1 घंटे के। 1 घंटे के 2000 रुपये? क्या बात है सर जी। 1 घंटा उनको मैंने जो दिया था, मैंने 2000 रुपये चार्ज करे थे, उनसे फीस चार्ज करी थी उनको काम बताने की। सही। बाद में यानी कि उनको बड़ा यानी कि वो बड़ा खुश हुए वो लोग कि क्या। और अभी भी कनेक्ट होंगे आपके साथ मेरे ख्याल से? बस नहीं, वो बस एक टाइम था। फिर मेरा बीच में इरादा हुआ कि मैंने एक ऑफिस बनाऊं अपना, जहाँ पे लोगों को मैं काम सिखाऊं। फिर एक बंदे से बात हुई थी मेरी, मगर वो सैलरी बहुत कम दे रहा था। मैंने कहा फिर नहीं, छोड़ो, फिर दफा मारो, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा ना। पैसे हो तो फिर हो, मतलब पैसा मिले तो कुछ करें। हाँ देखो ना, अब वो बंदा दे रहा है 5-10 हज़ार रुपए, वो फिर फायदा नहीं 2 दिन, वो फायदा ही नहीं है ना। फायदा नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा ऑफिस बनाऊंगा जिसमें काम सिखाया जाए, इंशाल्लाह नई नई चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा बादशाह भाई, मेरा एक सवाल होता है डिफ़ॉल्ट के, जाते जाते कोई अगर आपने हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना है, आप अपनी शॉप से रिलेटेड भी दे सकते हो, जनरल भी मैसेज दे सकते हैं। यार मैं एक ये काम कहूँगा आपको कि जाते अपने गाइस को मैसेज दूंगा, कोई भी फील्ड में चले जाओ,
सही। कोई फील्ड को भी आप ये नहीं समझो कि यार ये फील्ड कैसी है, अगर दिल जान से मेहनत करोगे ना इंशाल्लाह नाम कमाओगे आप, और पैसा खुद आ भी जाएगा। पैसा खुद भी आएगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता, सब काम बड़े होते हैं अगर दिल जान से करोगे तो। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ बैठ के कोई बात करूँगा। नहीं यार, आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, वो तो मैं खुद भी नहीं सोच, हम अज्यूम करते कि हमारे भी कोई मिलियन शिलियन में आ जाए, अभी इतने नहीं आते। आपका माशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई है कि, और गाइस को मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड में काम करते तो मेहनत करके करो, मेहनत करने चाहिए, और मेहनत में ही कामयाबी है। मेहनत करोगे तो कामयाबी हो। देखिए ना, ये ऐसे कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किराया भर के कराची आऊँ, अल्लाह ने अब इतना दिया कि पूरी बस का किराया भर के मैं जा सकता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी देगा। हाँ। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत मज़ा आया बात करके। अल्लाह हाफिज़।